अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सेल्फ लव नॉवल में आपका वेलकम है। नॉवल नेम है इश्क जुनून बाय हाले नूर। सेकंड लास्ट एपिसोड। वो खाना खाकर सीधा खानज़ादा हादिर के पास स्टडी रूम में गई। अंदर दाखिल हुई तो वो सोफे पर बैठा शायद उसी के इंतज़ार में था। उसे देखते ही अपने साथ सोफे पर बैठने की जगह दी। प्रिंसेस, ये बताओ, क्या मैं तुम्हारे लिए कोई फ़ैसला ले सकता हूँ? संजीदगी से उसकी तरफ देखते हुए कहा। जी भाई, आप बिल्कुल ले सकते हैं, वो नरमी से बोली। बेटा, मैं अब तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। वो इसको टटोलती हुई नज़रों से देख रहा था। उसकी बात पर मल्हान ने हैरत से उसकी तरफ देखा। मेरी शादी? वो अटक अटक कर सदमे से बोली। हाँ, तुम्हारी। अब मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारे फ़र्ज से सबका दोष हो जाऊँ। खानज़ादा हादिर उसके तस्वुरात पढ़ रहा था। मल्हान के सामने योशा का चेहरा लहराया और एक आंसू टूट कर गालों पर गिरा। क्या हुआ बच्चा, तुम रो क्यों रही हो? खानज़ादा हादिर इसके रोने पर परेशान हुआ। भाई, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। वो अपने हाथों की लकीरों को देखती हुई बोली। उसके सामने यूनिवर्सिटी का एक एक मंजर घूम रहा था। बेटा, मैं सिर्फ अभी तुम्हारा रिश्ता तय कर रहा हूँ, शादी अभी इतनी जल्दी नहीं होगी। वो इसके हाथों को अपने हाथों में थामते बोला। मल्हान के लिए ये फैसला बहुत मुश्किल था। एक तरफ योशा जो इसकी मोहब्बत था और दूसरी तरफ इसका जान से अजीज़ भाई। ठीक है भाई, आपको जैसा बेहतर लगे। वह हिम्मत जमा करती बोली। इसे योशा की बेरुखी याद आई और बेवक्त भाई का प्यार जिसने अपनी ज़िंदगी उसके लिए गुजारी थी। वो अपनी मोहब्बत पर भाई की मोहब्बत चुनती वहाँ से उठी और बिना कुछ कहे स्टडी रूम से निकलती चली गई। इसकी पुश को देखता खानज़ादा हादिर खुलकर मुस्कुराया। दोपहर होने वाली थी पर अभी तक इसकी मुलाकात मल्हान से नहीं हुई थी। कई बार वो कमरे से भी निकली पर इसे मल्हान कहीं भी नजर न आई। वो जोहर अदा करती बाहर निकली ताकि मल्हान को ढूंढ सके। वो कमरे से निकली तो पूरे घर में खामोशी का राज था। वो थोड़ा आगे बढ़ी तो किचन से खटपट की आवाज़ आ रही थी। वो किचन में गई तो वहाँ पर मुलाजमा कुछ बना रही थी। अस्सलाम वालेकुम बड़ी बीबी, आपको कुछ काम था तो मुझे बुला ली थी। मुलाजमा उसे देखती अदब से बोली। वालेकुम अस्सलाम। नहीं नहीं, मुझे कोई काम नहीं था। तुम ये बताओ कि मल्हान बीबी घर पर है? जी बीबी जी, वो तो घर पर ही है, अपने रूम में है सुबह से। अच्छा, क्या तुम मल्हान के कमरे तक मुझे छोड़ दोगी? वो मुलाजमा के साथ उसके कमरे तक पहुंची। कुछ देर दरवाज़ा खटखटाती रही पर अंदर से कोई जवाब न आया तो वो परेशान होती आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर बढ़ी। मलगजी सी रोशनी में मल्हान उसे औंधे मुंह बेड पर लेटी हुई नजर आई। मल्हान, वानिया ने उसे धीरे से पुकारा। मल्हान, जो अभी तक समझ रही थी कि दरवाजे पर मुलाजमा होगी, पर वानिया को अपने कमरे में पाकर वह हैरान होती हुई जल्दी से उठी। भाभी आप? वानिया तो इसके मुरझाए हुए चेहरे को ही देख कर रह गई। क्या हुआ मल्हान, तुम ठीक तो हो? वानिया इसके करीब बेड पर बैठती फिक्रमंदी से बोली। हाँ, मैं ठीक हूँ। मल्हान ने नज़रें चुराते हुए जवाब दिया। अगर कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, मुझे अपनी बड़ी बहन समझो। वानिया की बात पर इसका दिल भर आया। एक आंसू चुपके से इसकी आँख से निकला। इधर आओ, मुझे बताओ क्या हुआ है। वानिया इसके बाजू को पकड़कर अपने करीब करती पूछने लगी। भाभी, असल में मेरी भाई शादी करना चाहते हैं। वह अपने हाथों की लकीरों को देखती हुई बोली। तुम्हें शादी से मसला है या लड़के से? वानिया ने संजीदगी से पूछा। मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। अच्छा, तो तुम भाई से कह दो कि अभी रिश्ता वगैरह कर ले। खैर है, शादी कुछ साल बाद ही कर लेंगे। वानिया ने अपने उसे अच्छा मशवरा दिया। हाँ, ये बात तो भाई ने मुझसे कही है कि अभी वो जस्ट रिश्ता ही करेंगे, शादी बाद में चाहूँगी तब। वो अपने आंसू साफ करती आहिस्ता आवाज़ में बोली। तो फिर मसला क्या है? तुम किसी और को पसंद करती हो? वानिया ने उसके हाथ पर हाथ रखते पूछा। जी मतलब ये नहीं पता कि मुझे इससे मोहब्बत है। वो बस जब पास होता है तो मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है, उसकी मौजूदगी में मुझे सुकून मिलता है। मल्हान ने सू सू करते हुए कहा, जैसे किसी जुर्म का इतराफ़ कर रही हो। तो पागल लड़की, यही तो मोहब्बत है। वानिया उसके सर पर चिपत लगाती मुस्कुराते हुए बोली। तो तुम अपने भाई से कह दो ना कि तुम किसी को पसंद करती हो और उसी से ये शादी करना चाहती हो। नहीं नहीं, मैं अपने भाई का मान नहीं तोड़ सकती। ये कैसी बातें कर रही हो मल्हान? ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो तुम्हें उसी से शादी करनी चाहिए। नहीं भाभी, मेरे लिए भाई ने अगर कोई फ़ैसला लिया है तो मेरे लिए भाई ने अगर कोई फ़ैसला लिया होगा तो कुछ सोच कर ही लिया होगा। वानिया उससे कुछ देर उसी बात पर बहस करती रही पर मल्हान के बस एक ही रट थी।
2 दिन से उसकी माँ उसे घर जाने के लिए समझा रही थी, पर उसकी यही एक रट थी कि वो अपने शौहर के कातिल के घर में एक लम्हा भी नहीं रहना चाहती। पर सायरा आंटी के समझाने पर उसे मानना ही पड़ा, क्योंकि वो तनहा इस घर में तो नहीं रह सकती थी और आंटी भी अपने भाई के पास जाने के लिए बजिद थी। तो इसे आखिर मजबूरन आंटी सायरा को एयरपोर्ट छोड़कर वापस अपने घर आना ही पड़ा। वो काफ़ी बिगड़े मूड के साथ घर में दाखिल हुई। ये तो शुक्र था इस घर में कोई मौजूद ना था, वरना ताई अम्मी और ताई अब्बू इसके रवैये पर ज़रूर दुखी होते। वो बिना अपनी माँ से कुछ बोले सीधा अपने पुराने कमरे में गई और उठा के साथ दरवाज़ा बंद करते वो बेड पर गिरती फूट फूट कर रो पड़ी। ये सब उसके लिए बहुत मुश्किल था। ज़ावियार के कत्ल से एक रात पहले जब इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ी थी, तब इमामा ने दिल से उसे शौहर तस्लीम कर लिया था, क्योंकि वो अपने आप को मज़ीद गुनहगार का मर्तब नहीं बनाना चाहती थी। पर वो ये नहीं जानती थी कि अगली सुबह इसके लिए क़यामत से कम न होगी। ज़ावियार जैसा भी था, पर इमामा के लिए उसकी मोहब्बत वाकई सच्ची थी। अब इमामा को रह रहकर इसकी वही मोहब्बत रुला रही थी कि इसने वक्त रहते इसकी कदर ना की थी। वो गुस्से से खौलती सीढ़ियाँ उतर रही थी, तब इसकी नज़र खानज़ादा हादिर पर पड़ी, जो ऊपर की तरफ आ रहा था। वानिया जल्दी से नीचे उतरती उसके सामने आई। ये क्या बदतमीज़ी है? खानज़ादा हादिर इसके अचानक सामने आने पर नागवारी से बोला, मुझे आपसे बात करनी है। वानिया थोड़ा पीछे होते हुए बोली, मुझे तुम्हारी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कहता हुआ आगे बढ़ा, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। वो गुस्से से बोलती जल्दी से उसके सामने आई। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। समझ में नहीं आ रही मेरी बात? वो सर्द लहजे में उसे आंखें दिखाता हुआ बोला, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि बात मेरी नहीं मल्हान के मुतालिक है। खानज़ादा हादिर ने ऐब्रो झुकाते ही सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। आप वैसे तो बड़ा प्रिंसेस प्रिंसेस करते रहते हैं, पर जब इसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला लेने की बारी आई तो आपने अपना फ़ैसला उस पर थोप दिया। उसकी रज़ा भी नहीं चाहिए या नहीं? शट अप, जस्ट शट अप। तुम कौन होती हो हमारे पर्सनल मैटर में बोलने वाली? वो इसके बाजू को अपनी गिरफ्त में लेते सर्द लहजे में बोला, मैं जानती हूँ ये आप लोगों का पर्सनल मैटर है, पर मल्हान इस रिश्ते से खुश नहीं है। वो उसके गुस्से से थोड़ी खाइफ हुई। मल्हान के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है मुझे तुम्हें बताने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। और इसके बाजू पर अपनी गिरफ्त सख्त करते हुए बोला, मुझे पता था कि आप एक घटिया इंसान हैं, और पर यह नहीं पता था कि आप इतने घटिया होंगे कि आप अपनी बहन की खुशियों तक की परवाह नहीं है। वो बेचारी कल रात से रो रही है और आपको इस तक भी परवाह नहीं। समझते क्या हैं आप अपने आप को? बहुत बड़ी कोई चीज़ है क्या आप? जो फैसला लेंगे वो पत्थर की लकीर होगी। आपको एक बेज़मीर इंसान है आप अपना ज़मीर नहीं है आप में। आप जितना घटिया इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। खुदा नहीं है आपके, हर कोई आपके इशारों पर चलेगा। आप एक अब इसकी बात मुंह में ही थी जब खानज़ादा हादिर ने इसके बाजू पकड़ा और बिना रुके उसे खींचते हुए आगे की तरफ चल पड़ा। छोड़े मुझे, मैंने कहा छोड़े मुझे। ये कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? वानिया चिल्लाती हुई मुसलसल अपना हाथ इसकी गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। खानज़ादा हादिर इसे लिए खानज़ादा हाउस के पीछे बने एक कमरे की तरफ गया और इसे एक झटके से छोड़ते ज़मीन पर फेंका। वानिया धड़ाम से फर्श पर गिरी। घटिया इंसान हूँ ना मैं, तो घटिया ही सही। आज पूरी रात इस ठिठरती सर्दी में घटिया से भी बदतर कोई नया लफ्ज़ ढूंढना, क्योंकि आज की रात के बाद तुम्हारी राय मेरे लिए और भी पुख्ता हो जाएगी। वो कहते हुए बाहर निकला और दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया। दरवाजे के बंद होने पर वानिया को होश आया। इसने अपनी इतराफ में देखा जहाँ 2 बड़े बड़े कदावर कुत्ते जंजीरों से बंधे कुछ कदमों के फासले पर थे। इनकी खौफनाक शक्लें वानिया को खौफ में मुब्तला कर रही थी। वो भागती हुई दरवाजे पर पहुंची और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगी। प्लीज़ हादिर, दरवाज़ा खोलो, ऐसा मत करो। मल्हान कोई है, मेरी मदद करो। वो रोती चिल्लाती रही, पर ना किसी ने आना था और ना ही कोई आया था। वो वहीं दरवाजे के साथ कमर टिकाती नीचे बैठकर रोने लगी। पिछले 3 दिन से जब वो यहाँ आई थी, अब वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। इसके अम्मी उसे इसरार करते करते थक चुकी थी, पर इसकी एक ही रट थी कि वो अपने शौहर के कातिल के घर में यूँ आज़ादाना नहीं घूम सकती। ताई अम्मी और ताया अब्बू से मनाने आए थे। वो इनसे तो नॉर्मल मिली थी, पर जब उन्होंने शाफी की तरफ से इसका दिल साफ करना चाहा तो इसने 2 टोक कहा था कि वो इस मामले में कोई बात नहीं करना चाहती किसी से भी। तो सब इसे इसके हाल पर छोड़ते इसे वक्त देने के लिए। वक्त के साथ वो खुद ब खुद ही समझ जाएगी। अभी इसका गम बहुत ताज़ा था। शाफे हैदर को जब पता चला कि इमामा अब घर वापस आ चुकी है तो वो बहुत खुश हुआ, पर जब इसे इसके रवैये का इल्म हुआ तो इसे बहुत अफसोस हुआ। इसके दिल को कुछ हुआ कि कुछ दिनों पहले तक जो आंखें उसे देखते हुए ना थकती थी, आज वो आंखें उसे देखना गवारा नहीं कर रही थी। वो पिछले दिन से कमरे से इसलिए नहीं निकली थी क्योंकि वो घर पर था।
वो बगैर सच जाने उसे ही गलत ठहरा रही थी कि जो कि शाफी के लिए बहुत तकलीफ का बास था। वो इसे अपने शौहर का कातिल समझती थी। ठीक है, उसने कत्ल किया था, पर यह भी तो वो सोचती ना कि इसने दो गोलियां शाफी पर चलाई थी। यह तो अल्लाह का करम था कि इसने शाफी को एक नई ज़िंदगी अता की थी। वो इसे बात करना चाहता था, उसे सफाई देना चाहता था कि इसने उसके शौहर को कत्ल नहीं किया। वो जैसा आदमी था, अगर वो इसे गोली ना मारता तो कोर्ट इसे फांसी की सज़ा सुनाती थी। पर योशा से जब इसने ये सब डिस्कस किया तो योशा ने उसे यही मशवरा दिया कि अभी उसके ज़ख्म ताज़ा है और इसे ही गलत समझेगी। अगर इसने भी कोई मज़ीद सफाई दी तो इसीलिए इसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। वो आयशा को खुद खास ख्याल रख रहा था क्योंकि अभी इसके लिए घर नया नया था। वो इन सब लोगों में एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। अपनी अम्मी को इसने यही हिदायत दी थी कि वो हर वक्त आयशा के साथ रहे, ताकि वो जिस जहनी कैफियत से गुजरी थी उसे किसी मजबूत सहारे की ज़रूरत थी। वो मामूल की तरह जॉगिंग करके गेट से अंदर दाखिल हुआ। घुटनों पर दोनों हाथ रखते झुककर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। वो काफ़ी दूर से भागता हुआ आ रहा था। इतनी ठंड के बावजूद इसके बाल पसीने की वजह से माथे पर चिपके हुए थे और सफ़ेद रंगत सुर्खी माइल हो चुकी थी। ग्रे ट्रैक सूट इसके मर्दाना वजाहत से भरपूर जिस्म पर काफ़ी जच रहा था। वो सीधा हुआ तो मुलाजिम ने उसे टावल पकड़वाया। वो टावल से पसीना साफ करता आगे बढ़ा, पर उसकी नज़र अलग थलग बनी उस रूम पर गई जिसमें उसके आला नस्ल के कुत्ते रहते थे। इसके चलते कदम रुके और वो रात का वाक़या इसके जहन में ताज़ा हुआ जब इसने गुस्से में वानिया को इस कमरे में बंद किया था। पहले तो वो काफ़ी गुस्से में रहा, फिर मल्हान के साथ बातचीत करने पर इसे ये भी भूल गया था कि इसने यकबस्ता रात में इसे ऐसे ही छोड़ दिया। शिट! वो तेज तेज कदमों से भागता हुआ उस कमरे तक पहुंचा। अंदर दाखिल होते ही उसकी नज़र दरवाजे के पास गिटरी बनी बानिया पर पड़ी। वो इसके करीब नीचे बैठा। सर्दी की शिद्दत से इसके नरम वो नाजुक गुलाबी होठ पर सीहा पड़ चुके थे। वो जल्दी से अपनी कसरती बाजू में उठाते हुए बाहर निकला और खानज़ादा हाउस में दाखिल होते इसके कमरे में जाते उसे आहिस्ता से बेड पर लिटाया और रिमोट से हीट बढ़ाता इस पर रज़ाई उड़ाने लगा। अपने पैंट की पॉकेट से अपना सेल फोन निकालते जब्बार को कॉल मिलाई। जब्बार, जल्द से जल्द एक लेडी डॉक्टर का इंतज़ाम करो और यहाँ भेजो। सेल फोन दोबारा पॉकेट में डालते उसने वानिया को देखा जो बेहिस वो हरकत लेटी हुई थी। खानज़ादा हादिर ने पीछे मुड़कर दीवार पर जोर से मुक्का मारा। इसे अपने आप पर गुस्सा भी आ रहा था। ऐसे कैसे वो इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता था। कुछ ही देर में डॉक्टर इसे सलाम करती अंदर दाखिल हुई। खानज़ादा हादिर इसे वानिया का चेकअप करने के लिए बोला और खुद दीवान की पुष्ट टिकाता दोनों हाथ सीने में बांधे वो एकटक वानिया को देख रहा था। सर, मैंने इनका मुकम्मल चेकअप कर लिया है। ये ठंड की वजह से बेहोश हो गई हैं और अब तेज़ बुखार भी हो रहा है। इन्हें मैंने इंजेक्शन लगा दिया है और ये दवाइयों की लिस्ट है, ये मंगवा लें और कोशिश करें ये ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी से बची रहे। बाकी अगर कोई मसला है तो मैं हाजिर हूँ। डॉक्टर प्रोफेशनली अंदाज में कहती हुई मुस्कुराई। थैंक्स, और जब्बार आपकी पेमेंट कर देगा। वो इनकी दी हुई लिस्ट देखता हुआ संजीदा अंदाज में बोला। डॉक्टर के जाने के बाद वो खुद भी बाहर निकला। लीना ऊंची आवाज़ में बुलाया। अगले ही पल लीना नामी अंग्रेज़ औरत भागती हुई आई। यस सर, आई एम गिविंग यूर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द गर्ल द इनसाइड। संजीदगी से बोलता इसे हाथ में वो लिस्ट थमाता अपने रूम की तरफ बढ़ गया। इमामा ने नज़रें उठाकर अपनी माँ की तरफ देखा जो बेड पर लेटी आराम कर रही थी। जवान बेटी के दुख ने इन्हें बिस्तर से लगा दिया था। आज सुबह ही इनका बीपी शूट कर गया। मामा को जैसी खबर हुई तो वो भागती हुई माँ के पास पहुंची। राफे और ताया अब्बू इन्हें अस्पताल लेकर गए थे। 1 घंटे बाद ही डॉक्टर ने उन्हें छुट्टी दे दी थी तो वो घर आ गए थे। तब से ही मामा अपनी माँ के साथ ही इनके रूम में थी। वो अपनी इद्दत की वजह से इनके साथ नहीं जा सकती थी। वो इनके साथ बेड पर बैठी आहिस्ता आहिस्ता इनका सर दबा रही थी। तभी अचानक आहट पर इसने पीछे मुड़ कर देखा। शाफी को दरवाजे के बीचों बीच खड़ा देख पहले तो वो हैरान हुई और फिर नफरत से मुंह मोड़ते चेहरे को दुपट्टे से ढक लिया। इसके यूं नफरत से मुंह मोड़ने पर शाफी के दिल से होंक सी उठी और गहरी सांस लेता जख्मी सा मुस्कुराया। कुछ पल यूं ही खामोशी की नज़र हुई। इमामा को लगा शायद वो वहीं से लौट गया होगा। इसे दोबारा मुड़कर देखा तो इसे अभी भी दरवाजे के बीचों बीच खड़ा देख उसे गुस्सा आया। वो बेड से नीचे उतरती अपने चप्पल पहनकर दरवाजे के करीब आई। हटो सामने से, गुस्से से भरपूर आवाज़ आई। शाफी तो इसके नकाब से झांकती हुई आंखों को देख रहा था जो नफरत से भरी हुई थी। मैंने कहा हटो सामने से, मुझे बाहर जाना है। सुनाई नहीं दे रहा? वो दबी दबी आवाज़ में चिल्लाई। इमामा, शाफी ने बेसाख्ता पुकारा। नाम मत लो मेरा। वो गुस्से से फिर गई। देखो जो तुम समझ रही हो ना वैसा कुछ नहीं है, बेबसी से कहा। मजीद एक लफ्ज़ में
मत कहो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मुझे जो समझना था मैं समझ चुकी हूँ। मेरे रास्ते से हटो। बिना उसकी तरफ देखे संजीदगी से कहा। शाफी थोड़ा सा साइड पर हुआ तो वो तेज़ी से उसके पास से गुजरी। इतनी पत्थर दिल भी मत बनो, क्योंकि जब तुम्हें सच्चाई का इल्म होगा तो ये पत्थर रेजा रेजा होकर टूट जाएगा और मैं तुम्हें टूटता हुआ नहीं देख सकूंगा। शाफी हैदर शाह की आंखों में हल्की सी नमी तैर गई। इमामा जो उसकी आवाज़ पर रुकी थी, उसकी बात मुकम्मल होते ही वो वहाँ से भागती चली गई। वानिया को होश आया तो मल्हान इसके करीब ही बेड पर बैठी थी। वानिया, आप ठीक तो है ना? मल्हान ने उसे आंखें खोलते देखकर फौरन पूछा। मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। नकाहत की वजह से बोला भी नहीं जा रहा था। अच्छा, मैं किसी को बुलाती हूँ, तुम फिक्र मत करो, ठीक है? मल्हान फिक्रमंदी से कहती हुई बाहर की तरफ भागी। वानिया की आंखों में रात के मंजर घूमने लगे। यक बस्ता अंधेरी रात में वो दो कदावर कुत्ते जो सारी रात किसी इंसान की मौजूदगी को महसूस करते भौंकते ही रहे थे। एक तो ठिठुरती सर्दी और दूसरा कुत्तों के खौफ से वो सारी रात रोती ही रही थी। और फिर रात के ना जाने किस पहर वो अपने होश हवास से बेगाना हो गई थी। अंधेरी रात में इन कुत्तों की चमकती आंखें याद करके इसके जिस्म में सनसनी सी भर गई। तभी मल्हान लीना के साथ अंदर दाखिल हुई। वानिया, लीना तुम्हें दवाई देती है। मैं भाई को बुलाने गई थी, पर भाई शायद किसी मीटिंग में मसरूफ़ हो गए हैं, वो घर पर नहीं है। लीना ने जल्दी से वानिया को दवाई दी और मल्हान इसके साथ बैठती इसका सर दबाने लगी। कुछ ही देर में वानिया दोबारा गनूदगी में चली गई। मल्हान क्लास से बाहर निकली तो बहुत अरसे के बाद योशा को दोबारा अपने इंतज़ार में बैठा देखकर उसे हैरत हुई। उसे देखते ही वह मुस्कुराया और चलता हुआ उसके करीब पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? वालेकुम अस्सलाम। वो सलाम का जवाब देती बिना उसकी तरफ देखे उसके पास से गुजरती आगे बढ़ गई। क्या वो आप नाराज़ है? योशा उसके पीछे आते हुए बोला। पहली बात, मेरा और आपका ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि मैं आपसे नाराज़ हूँ, और दूसरी बात, मेरा रिश्ता तय हो चुका है। ना जाने क्यों उसे जताती हुई बोली ताकि उसे पता चल सके कि उसका रिश्ता हो चुका है। ओह, योशा ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। आपका रिश्ता तय हो चुका है? मुझे तो पता भी नहीं था। आपने पहले बताया क्यों नहीं? वो अपनी मुस्कुराहट रोकते मसनूई संजीदगी से बोला। मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं। योशा के इतने ठंडे रिएक्शन पर उसे गुस्सा आया। वैसे एक तो बात तो बताए। इसकी आंखों में शरारत साफ नजर आ रही थी। पूछे। मल्हान बिना उसकी तरफ देखे बोली। आपकी लव मैरिज हो रही है क्या? और वैसे वो लड़का कितना खुश नसीब होगा जिसके नसीब में आप होगी। वो उसकी नकाब से झलकती आंखों को देखते हुए बोला। जी हाँ, मेरी लव मैरिज ही है। हम बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे। और सही कहा, वो वाकई बहुत खुशकिस्मत है। पर अफसोस आप बिल्कुल खुशकिस्मत नहीं। मल्हान ने उसे जलाने के लिए झूठ बोला। ओह, तो आप दोनों एक दूसरे को बचपन से पसंद करते हैं? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसे कहते हुए अपने मुंह पर हाथ रखा, क्योंकि इससे अपना कहकहा रोका नहीं जा रहा था। हंसी रोकने के चक्कर में इसका पूरा चेहरा सुर्ख टमाटर की तरह लाल हो चुका था। मल्हान ने नज़र उठाकर इसका लाल चेहरा देखा। मल्हान ने एक अदा से अपनी आंखें घुमाई। उसे लगा कि शायद योशा उसके रिश्ते का सुनकर लाल टमाटर हो चुका है जलन की वजह से। मैं चलती हूँ, मेरे मंगेतर को फिक्र होगी अगर मैं थोड़ा सा लेट घर पहुँची, क्योंकि वो बहुत केयर करता है वो मेरी। वो तंजिया बोलती जताते हुए बोली और वहाँ से आगे बढ़ गई। योशा उसके अंदाज पर जी जान से खुलकर हंसा और हंसता ही चला गया। एक हफ्ता गुजर चुका था। वानिया बिल्कुल ठीक थी। खानजादा हादिर पिछले एक हफ्ते से दुबई गया हुआ था। पिछले एक हफ्ते से वानिया बहुत परसुकून थी। इसने और मल्हान ने बहुत मज़े किए थे। अब इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। अब भी वो दोनों टीवी लॉन्ज में बैठी फिल्म देख रही थी। मल्हान ने टीवी से नज़र हटाकर इसकी तरफ देखा, जो देख तो टीवी को रही थी, पर इसका अंदाज काफ़ी गुमसुम सा था। क्या हुआ वानिया, तुम फिल्म में अच्छी नहीं लग रही तुम्हें? हाँ नहीं, ऐसी बात नहीं है। वानिया उसकी आवाज़ पर होश की दुनिया में लौटी। फिर क्या हुआ? कहीं भाई की याद तो नहीं आ रही? मल्हान ने शरारती लहजे में उसे छेड़ते हुए कहा। खानजादा हादिर के जिक्र पर वानिया का हलक तक कड़वा हो गया। मल्हान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वानिया गहरा सांस लेती फैसला कुन अंदाज में बोली। जी बोलिए, क्या बात है? मल्हान, बात दरअसल ये है कि तुम जानती हो कि मेरी और तुम्हारी भाई की शादी किन हालात में हुई है। मुझे यहाँ आए 15 दिन हो चुके हैं और मैंने एक बार भी अपने घर वालों की खैर खबर नहीं ली। मुझे मेरी अम्मी बाबा बहुत याद आते हैं। जब्त करने के बावजूद भी इसकी आंखों से आंसू गालों पर टपक पड़े। वानिया, तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम रो मत प्लीज़। मैं खुद भाई आ जाए तो उनसे कहूँगी कि वो तुम्हें तुम्हारे घर तुम्हारे अम्मी बाबा से मिलवाने ले जाए, ठीक है? मल्हान इसके हाथ को अपने हाथों में लेती तसल्ली देते हुए बोली। मल्हान, पता नहीं तुम्हारे भाई कब आएंगे, अभी तो इनका पता नहीं। क्या तुम मेरी इनसे बात करवा सकती हो? वानिया ने इसकी आंखों में देखते एक काज से पूछा। हाँ, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तुम रुको, मैं पिए अपना मोबाइल लेकर आती हूँ। तुम्हें इनका नंबर याद है ना? हाँ, मुझे अपने बाबा का नंबर याद है। प्लीज़ तुम जल्दी से लेकर आओ, वानिया बेताबी से बोली। मल्हान इस बात में सर हिलाती अपने कमरे में भागी। अगले ही कुछ पलों में वो मोबाइल लेकर नीचे आई।
ये लो मोबाइल, तुम आराम से बात करो, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे कल के टेस्ट की तैयारी करनी है, ठीक है। मलान इसके हाथ में मोबाइल थमाती हुई बोली, यार तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वानिया तशक्कुर से उसकी तरफ देखते बोली, शुक्रिया की कोई बात नहीं, तुम आराम से बात करो। वो इसे कहती सीढ़ियाँ चढ़ती रूम में चली गई। वानिया ने अपने हाथ में मौजूद मोबाइल पर अपने बाबा का नंबर मिलाते मोबाइल कान से लगाया। नंबर मुसलसल बंद आ रहा था। उसे एक के बाद एक कई बार नंबर मिलाया पर राब्ता ना हो सका। इसकी आंखों में आंसू आने लगे। वो मायूस होती मोबाइल रखने ही लगी थी। इसके जहन में एक ख्याल आया। इसने फौरन इसे एक और नंबर डायल किया जो पहले ही बेल पर रिसीव किया गया। हेलो। स्पीकर से मर्दाना भारी आवाज़ गूंजी, शाहजीब। कुछ पल की खामोशी के बाद वानिया सिसकते हुए से पुकारा। दूसरी तरफ शाहजीब वानिया की आवाज़ सुनते हैरत की जिद में आ गया। हेलो शाहजीब, तुम सुन रहे हो? वानिया को लगा कि शायद राब्ता कट चुका है। वानिया तुम? हैरत से भरपूर आवाज़ गूंजी, शाहजीब कैसे हो तुम? और मेरे अम्मी बाबा फुप्पू वो सब लोग कैसे हैं? रोते हुए पूछा। अब क्यों पूछ रहे हो? बड़ी फिक्र है तुम्हें अब? जब इसे इस अमीर ज़ाते से हमसे छुप कर निकाह किया था तब तुम्हें हमारी फिक्र नहीं हुई थी। अब ये दिखावा भी मत करो, समझी तुम? शाहजीब ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। नहीं शाहजीब, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। बस अब मैं तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज़ नहीं सुनना चाहता। जितना तुमने रुसवा किया है ना ज़माने भर में, अब तुम्हारी ये झूठी दलीलें मेरी कोई इज्जत वापस नहीं ला सकती। वो इसकी बात काटता गुस्से से बोला। शाहजीब खानज़ादा हादिर ने मेरे साथ वह भी बात कर ही रही थी कि अचानक इसके कान से किसी ने झपट कर मोबाइल लिया और अगले ही पल पूरी कुव्वत से ज़मीन पर दे मारा। वानिया ने अचानक इस आफताब पर बौखलाते हुए मुकाबिल की तरफ देखा। खानज़ादा हदीर को अपने सामने पाकर इसकी रूह मानो परवास कर गई। वो फटी फटी आंखों से एक ही जगह पर जमी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही थी। खानज़ादा हदीर लाल अंगारा आंखों से उसे देखता इस पर झपटा। इसके नाजुक गर्दन को अपनी मजबूती फौलादी हाथ की गिरफ्त में लेता इसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाने लगा। वानिया बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगी। किसकी इजाज़त से तुमने अपने साथ का मंगेतर को फ़ोन किया था? इतनी बेगैरत समझा हुआ है तुमने मुझे कि तुम मेरे घर में खड़े होकर अपने हिसाब के मंगेतर से मरासिम बढ़ाओगी और मैं तुम्हें जिंदा सलामत छोड़ दूंगा? आज मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि दोबारा तुम इतनी जुर्रत नहीं होगी कि तुम गैर मर्दों से ताल्लुक बनाओ। वो इसे ज़मीन पर धक्का देते हुए कराया। इसके छोड़ने पर वानिया ज़ोर से खांसने लगी। इसका सांस बंद होने लगा था। खानज़ादा हादिर ने नीचे झुकता इसके बाजू पकड़े, इसे बाजू से खींच कर उठाते सीढ़ियाँ चढ़ता अपने रूम में दाखिल होते इसे ज़ोर से पटका। वानिया का सर बेड की पायती पर ज़ोर से लगा और वो कराहती हुई कारपेट पर गिरी। खानज़ादा हादिर दरवाज़ा लॉक करके अपनी पैंट में लगे बेल्ट को निकालता इसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ा। वानिया आंखें फाड़े इसको देखा जो इस वक्त इंसान कम हैवान ज़्यादा लग रहा था। इसकी आंखें लहू टपकाने की दर पर थी। वानिया के माथे से खून की लकीर बहती गालों पर बहने लगी। नहीं नहीं, वानिया धीरे धीरे सर ना में हिलाती इसके पीछे की तरफ खिसकने लगी। खानज़ादा हादिर का खौफ इसकी रग रग में दौड़ने लगा। जैसे ही खानज़ादा हादिर ने बेल्ट वाला हाथ हवा में बुलंद किया, वानिया ने खौफ से सफ़ेद पड़ते अपनी आंखें ज़ोर से मीची। कुछ लम्हे गुजरने के बाद भी जब कुछ ना हुआ तो वानिया ने धीरे से डरते हुए अपनी आंखें खोली। खानज़ादा हादिर ने बेल्ट को ज़मीन पर दे मारा। वानिया की सांस में सांस आई पर यह सुकून सिर्फ एक ही लम्हे का था। खानज़ादा हादिर अपनी शर्ट के बटन खोलता इसकी तरफ बढ़ा और इसे बाजू से पकड़ते बेड पर फेंका। वानिया इसके इरादे समझती बेड से उतरने लगी पर खानज़ादा हादिर दोबारा उसे बेड पर पटकता इस पर काबिज हुआ। छोड़ दो। वानिया इसके भारी वजूद को खुद से हटाने की कोशिश करने लगी पर उसके सामने वो कुछ भी नहीं थी। वो टस से मस ना हुआ। जितनी मज़ाहमत करोगी उतनी तुम्हारी जान खतरे में आएगी। वह इसके बालों को एक हाथ की मुट्ठी में भरता और दूसरे हाथ से इसका जबड़ा दबोचते अपनी सुर्ख आंखें इसकी खौफजदा आंखों में डाले इसके लबों को अपनी गिरफ्त में ले गया। इसके लम्स में इतनी शिद्दत थी कि वानिया का सांस बंद होने लगा। खानज़ादा हादिर ने इसके लबों को आज़ाद करते इसके और अपने दरमियान हर पर्दे को गिराते इसके वजूद पर किसी अज़दा की मानिन काबिज हुआ। अपने लम्स में बेरहमी लाता अपनी और वानिया की जान एक कर गया। वानिया की चीखें पूरी कमरे में गूंजने लगी पर वह अपने अमल में मजीद सख्ती लाता उसे अधमरा कर चुका था। इमामा सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि उसकी नज़र शाफ़े हैदर पर पड़ी जो किसी लड़की के साथ कुछ फासले पर खड़ा उसको कुछ कह रहा था। इमामा को हैरत हुई। आज से पहले इसने इस घर में अपने घर पर इस लड़की को कभी नहीं देखा। आखिर कौन थी ये लड़की? वो किचन से कुछ फासले पर खड़े थे। इमामा अपनी अम्मी के रूम में जाने के बजाय किचन की सिमत बढ़ी। देखो आयशा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मैं इस घर में इसलिए नहीं लाया कि तुम मेहमान बन कर रहो। तुम मेहमान नहीं हो, इस घर की एक फ़र्द हो।
तुम्हें अब यहीं रहना है तो बाहर निकला करो कमरे से, यहाँ सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है ना? वैसे समझाते हुए बोला। इमामा ये सब सुनते हैरत का शिकार हुई। शाफे हैदर शाह जैसा घटिया मंद इंसान किसी लड़की से इतना प्यार व एहतराम से कैसे बात कर सकता है? तभी शाफी की नज़र इमामा पर पड़ी। वो इमामा को देखते ही नज़रें झुका गया, क्योंकि वो इसकी इद्दत को एहतराम करता था। आयशा की नज़र भी इमामा पर पड़ी तो वो इसकी तरफ बढ़ी और इसे सलाम किया। इमामा ने सलाम का जवाब देते इसे सर ता पैर गौर से देखा। बड़ी सी चादर पर खुद को मुकम्मल तौर पर छुपाए वो मासूम सी लगी। इसे पर ना जाने क्यों इमामा को इसे यहाँ देखकर बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं हो रही थी। वो बिना कुछ बोले किचन का दरवाज़ा उबुर कर गई। शाफे आयशा को कमरे में जाने का बोलता खुद भी घर से निकल गया। खानज़ादा हादिर इसके बेहोश वजूद को वहीं बेड पर छोड़ते खुद उठकर वॉशरूम में बंद हो गया। कुछ देर बाद वो नक्सक सा तैयार होता बगैर एक भी नज़र वानिया पर डाले रूम से बाहर निकल गया। आया सीधा मल्हान के रूम में दाखिल हुआ, जो कि कंबल में दुबकी ख्वाबी खरगोश के मज़े ले रही थी। मल्हान वह इसके करीब बेड पर बैठते इसके सर पर शफकत से हाथ फेरते कहा। भाई की आवाज़ पर मल्हान के वजूद में हलचल हुई और वो नींद से बेदार हो गई। अपने सामने भाई को देखते वो खुलकर मुस्कुराई। भाई आप कहीं जा रहे हैं क्या? इसे इतनी सुबह तैयार होते देखा तो पूछा। हाँ मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है, मैं तुम्हें देखने आया था और ये भी बताने कि आज तैयार रहना, तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं बाकायदा रस्म करने। मल्हान के सर पर धमाका सा हुआ और वो फौरन उठकर सीधी होते हुए बैठी। आज? सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। हाँ आज, वैसे तो मेरी खुद इस लड़के से बातचीत हो गई है, मुझे काफ़ी पसंद आया है वो तुम्हारे लिए, पर इसका ये कहना था कि उनकी ये रस्म है, सारी फैमिली लड़की देखने आती है और अंगूठी वगैरह पहनाते हैं, तो तुम तैयार रहना फिर, ठीक है ना? खानज़ादा हादिर गहरी नज़रों से इसके चेहरे के तस्वीरात को गौर से देख रहा था। ठीक है भाई, मैं रेडी हो जाऊंगी, आप बेफिक्र रहें। मल्हान के जवाब पर वो ठंडा सांस हवा में खारिज करता वहाँ से उठा और इसके सर पर हाथ फेरते वहाँ से चला गया। बानिया ने अपनी दुखती सूजी हुई आंखों को आहिस्ता से खोलते इर्द गिर्द देखा। कई लम्हे से कुछ समझ ही ना आया। अचानक उसके जहन में गुजरी शब का एक एक लम्हा पूरी आबताब से चमकने लगा। इसके जिस्म में इतना दर्द था कि वह अपनी जगह से हिल भी ना सकी। काफ़ी देर इसके आंसू तकिए में जब सोते रहे। उसने नज़रें फेरते अपना हुलिया देखा। अपने आप को कंफर्टर में छुपाते आहिस्ता से उठी। उसके अंग अंग में शदीद दर्द था। इसकी आंसू खामोशी से उसके गाल पर बह रहे थे। इसने नीचे गिरे कपड़े उठाते वॉशरूम का रुख किया। जख्मों से चूर जिस्म पर गर्म पानी पड़ते ही इसके मुंह से सिसकी निकली। आज इसे खानज़ादा हादिर के लिए नफ़रत भी महसूस नहीं हो रही थी। नफ़रत भी एक जज्बा है और इसके अंदर हर एहसास मर चुका था। उसे सिवाय जिस्मानी ज़ख्मों के और कोई दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। खानज़ादा हादिर ने अपने कल रात के अमल से इसकी रूह तक को घायल कर दिया था। मैडम आपको सर नीचे बुला रहे हैं, गेस्ट रूम में कुछ मेहमान ख़वातीन आपका इंतज़ार कर रही हैं। लीना उसके रूम में आते ही उसे खानज़ादा हादिर का पैगाम दिया। मल्हान गहरा सांस लेती इस बात में सर हिलाकर उसके साथ नीचे चल पड़ी। वो गेस्ट रूम में दाखिल हुई तो दो बड़ी उम्र की ख्वातीन पठानी लिबास में सोफे पर बैठी उसी की तरफ मतवज्जा थी। मल्हान अपने हलक तर करती धीरे से आगे बढ़ी और इन्हें मुश्तरका सलाम किया। इन दोनों ख्वातीन की तरफ से सिर्फ सर हिलाकर सलाम का जवाब दिया गया। मल्हान उनके करीब मुकाबिल सोफे पर बैठी। वो दोनों इसे सर तपा गौर से देख रही थी। मल्हान को इन दोनों के रवैये में ज़रा भी गर्म जोशी महसूस नहीं हो रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? इनमें से एक औरत इससे मुखातिब हुई करते हुए पिश्तों में कहा। एक्चुअली यहाँ सारा पिश्तों में लिखा है ना, तो इसीलिए मैंने ऐसा पढ़ी। मल्हान को पिश्तों की ज़रा समझ ना आई। तुम्हें पिश्तों की समझ नहीं आती? दूसरी खातून इसके चेहरे पर नासमझी के तसुरात देखते हुए बोली। आप लोग क्या कह रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। मल्हान को इनके बीच बैठे हुए रोना आने लगा। एक तो इनकी नज़रों से वो कंफ्यूज हो रही थी और दूसरा इनकी ज़बान भी इसके समझ में नहीं आ रही थी। वो खातिन समझ गई कि वो इनकी ज़बान से ना वाकिफ़ है। फिर एक औरत उठी जो योशा यूसुफ जई की वालिदा थी। इसने आगे बढ़कर इसके हाथ में अंगूठी पहनाई और दोनों ख्वातीन ने इसके सर पर हाथ रखते से इसकी झोली में 5,000 की कई नोटें डाली और एक दूसरे से पिश्तों में कुछ बोलती दोबारा बैठ गई। मल्हान से मज़ीद ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बहुत मुश्किल से उसने अपने आंसू पर बंद बांधा हुआ था। वो सर झुकाए बेबसी से बैठी थी। खातिर तवाज़ो के बाद आखिर इन्हें बाहर मर्दों से जाने का पैगाम मसूल हुआ तो वो उठी और चादर कर दे उसके सर पर हाथ रखा और लीना की तलकीद में बाहर की तरफ बढ़ी। मल्हान गेस्ट रूम से निकलती हुई पिछले दरवाजे से लॉन में निकली। उसका दम घुट रहा था। बाहर काले बादल आसमान पर छाए हुए थे। असर के वक्त का समा था। ठंडी ठंडी हवा बाहर से निकलते ही उसके जिस्म से टकराई और हवा से उसका दुपट्टा उतर कर कंधों पर गिर गया। वो लॉन के बीचों बीच खड़ी
अपने अंदर की खौलन को कम करने की कोशिश कर रही थी जब इसकी नज़र साइड पर खड़े एक लड़के पर पड़ी। मल्हान को हैरत हुई, इस तरफ तो कोई मर्द नहीं आता था, फिर ये कौन था? बड़ा छुपा रुस्तम निकला तो, पसंद करते ही रिश्ता लेकर भेज पहुंच गया। कानों कान खबर तक नहीं होने दी। शाफे हैदर शाह की आवाज़ स्पीकर से गूंजी। तुम्हें एक और बात बताऊं मैं? योशा हंसते हुए बोला। हाँ बोल। अब ये मत कहना कि तू शादी की तारीख भी तय कर चुका है। शाफे का अंदाज तंजिया था। बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया है, ऐसा ही है। योशा उसके अंदाज पर कहका लगाते हुए बोला। कमीने, जलील, अब ये क्यों बता रहा है? डायरेक्ट शादी करके बता देता ना, बल्कि शादी ही क्यों, बच्चा पैदा करके बता देता। शाफे हैदर शाह की गुस्से से भरी आवाज़ आई। योशा ने उसके अंदाज पर जानदार कहका लगाया। दफ़ा हो जा कमीने, गद्दार इंसान। शाफे हैदर शाह ने गुस्से से कहते कॉल काट दी। योशा उसके कॉल काटने पर हंसता हुआ पीछे मुड़ा और इसकी नज़र लॉन के बीचों बीच खड़ी मल्हान पर पड़ी। इसका दिल ज़ोर से धड़का। सियाह लिबास में इसकी सफ़ेद रंगत दमक रही थी। इसके गोल्डन ब्राउन बाल हवा के साथ रक्स कर रहे थे। सियाह मोतियों से जुड़ा दुपट्टा इसके शानों पर बेतरतीबी से बिखरा पड़ा था। कई लम्हे दोनों दूर से देखते एक दूसरे में खोए रहे। मल्हान उसे देखती हैरत से उसकी तरफ बढ़ी। योशा उसके करीब आने पर अपनी नज़रें झुका गया। आप यहाँ? वो इसे देखती हैरत से बोली। जी मैं यहाँ एक ज़रूरी काम से आया था। वो इसके खसे में मुकीद पाँव पर नज़रें जमाए बोला। अच्छा भाई से काम था? दोबारा सवाल आया। जी, खानज़ादा हादिर से मिलने आया था। अच्छा काम हो गया फिर? मल्हान उसके चेहरे पर नज़रें जमाई बोली। हाँ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। पर भाई तो बिज़ी थे ना, मेरे ससुराल ही आए हुए थे, फिर आप कैसे मिले? अंदाज जलाने वाला था। असल में मेरा वो काम बहुत ज़रूरी था तो इसीलिए उन्होंने थोड़ा वक्त निकाल लिया मेरे लिए। ओह अच्छा, वैसे आप मेरे मंगेतर से मिले, कैसा लगा वो आपको? मल्हान उसके चेहरे पर नज़रें टिकाते हुए पूछा ताकि वो इसके एक्सप्रेशन देख सके। जी मेरी मुलाकात हुई है, पर एक बात कहूँ, मुझे तो खास वो पसंद नहीं आया। मेरा मतलब है कि आपके लिहाज से तो कुछ भी नहीं। योशा शरारती अंदाज में अपनी मुस्कुराहट छुपा कर बोला। खबरदार अगर आपने एक लफ्ज़ भी मेरे मंगेतर के खिलाफ बोला, मेरी बचपन की मोहब्बत है वो। मल्हान को इसने जेलस ना होने पर गुस्सा आया। अच्छा, वैसे मेरा आपसे सवाल एक है। इसकी नज़रें अभी भी नीचे ही थी। इसने दोबारा इसकी तरफ नहीं देखा। जी पूछे। मल्हान दोनों हाथ सीने पर बांधती हुई बोली। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं क्या? योशा जानता था वो इसके एक्सप्रेशन नोट कर रही है, इसीलिए अपने चेहरे पर संजीदगी तारी करते हुए कहा। जी हाँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। आपको एक बात बताऊँ, हमें तो एक दूसरे को देखे बगैर चैन की नींद तक नहीं आती। मल्हान मुस्कुराहट छुपाती हुई बोली। अच्छा चले मैं चलता हूँ। योशा से मजीद अपना कहकर रोकना मुश्किल हो रहा था। वो जल्दी से कुछ फासले पर खड़ी गाड़ी में बैठा और जन से गाड़ी आगे बढ़ा दी। जैसे ही गाड़ी गेट से बाहर निकली, योशा हंसता चला गया। वो इतना हंसा कि इसकी आंखों से पानी आने लगा। पीछे मल्हान भी मुस्कुराई क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। इसके एक्सप्रेशन और इसके अचानक भागने पर इसे लगा वो जेलस हो चुका है। वो खुलकर हंसती हुई अंदर की तरफ बढ़ गई। खानज़ादा हादिर जो कमरे की खिड़की में खड़ा कब से दोनों को देख रहा था, अपनी बहन को यूं हंसते देखकर इसके दिल में इत्मीनान भर गया। खानज़ादा हादिर मेहमानों को रुखसत करने के बाद रूम में आया। दरवाज़ा खोलते ही बिखरे कमरे पर नज़र पड़ी तो गुजरी शब जहन के पर्दों पर लहराई। सुबह वो खुद मुलाजमा को मना करके गया था कि उसके कमरे में कोई भी ना जाए। बेडशीट बेड से गायब थी। वो गहरा सांस लेकर ड्रेसिंग टेबल तक पहुंचा और घड़ी उतार कर रखी और जेब से मोबाइल कीज भी निकाल कर टेबल पर रखी। आईने में खुद को देखते उसे अपने हाथों में बालों में हाथ फेरा। इसके अंदर अजराबी कैफियत बढ़ रही थी। इसकी नज़र आईने में पीछे रखे बेड पर पड़ी। वो पीछे मुड़ा तभी इसकी नज़र बेड के कोने में पड़ी किसी चमकती चीज़ पर पड़ी। इसने झुककर हाथ बढ़ाकर उसे उठाया तो वो एक मामूली सा ब्रेसलेट था जो यकीनन कल रात की उसकी जारियत की वजह से इसके हाथ से टूट कर गिरा था। वो इसे अपनी हाथ की मुट्ठी में बंद करता वॉशरूम की तरफ बढ़ा। इसके अंदर एक अनदेखी आग सिलक रही थी जिसे शायद ठंडा पानी ही कम कर सके। काफ़ी देर वो शॉवर के नीचे खड़ा रहा, फिर ठंडा यक पानी भी इसके अंदर की खौलन को कम नहीं कर सका। इस अपने हाथ में मौजूद ब्रेसलेट को अपने सामने लहराया। वानिया हादिर, तुम खुद अपनी सबसे बड़ी दुश्मन हो, बेवकूफ़ लड़की। वो दोबारा मुट्ठी में ब्रेसलेट बंद कर चुका था। बारिश जोर पकड़ चुकी थी। वो बाहर दरवाजे पर बनी छोटी सीढ़ियों पर घुटनों पर बाजू टिका कर इस पे अपना चेहरा रखे गुमसुम से बैठी थी। इसके ऊपर शीट था जिसकी वजह से वो बारिश से बची हुई थी। आज इसकी इद्दत पूरी हो चुकी थी। बाहर की तरह अंदर का मौसम भी एक जैसा था। इसकी आंखें खुश्क थी पर दिल में रिमझिम जारी थी। इस आंखों के सामने पूरी ज़िंदगी जगमगाने लगी। उसने जिस शख्स से
अपनी जान से बढ़कर मोहब्बत की थी। उसने उसका घर उजाड़ दिया था, इसके शौहर का कत्ल कर दिया था। वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब इसे अपने साथ किसी दूसरे वजूद के बैठने का एहसास हुआ। इमामा ने नजरें फेर कर देखा। शाफे हैदर शाह को अपने पास बैठा देखकर वो फौरन वहां से उठने लगी। शाफे हैदर शाह ने उसके बाजू पकड़कर उसे दोबारा उसकी जगह पर बिठाया। ये क्या बदतमीजी है, तुमने मुझे हाथ भी कैसे लगाया? इमामा के इस इकदाम पर बिफर गई। सॉरी, पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शाफे हैदर शाह ने संजीदगी से उसकी तरफ देखते कहा, मैंने तुमसे 1000 मरतबा कहा है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, फिर क्यों बार बार मेरा रास्ता रोकने आ जाते हो? गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। इमामा देखो, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझ पर बहुत गुस्सा है, पर मेरी एक बात तो सुन लो। बेबसी से कहा। गुस्सा नहीं, मैं तुमसे शदीद नफरत करती हूँ, इतनी नफरत जितनी आज तक किसी ने शादी किसी से की होगी। इमामा इसकी आंखों में आंखें डालकर बोली। शाफे हैदर शाह के दिल को किसी ने जैसे मुट्ठी में लेकर भेज दिया हो। इसकी आंखें जब्त से सुर्ख हुई। मैंने तो सुना था जिनसे एक बार मोहब्बत की जाए उनसे दोबारा चाह कर भी नफरत नहीं होती। शाफे हैदर शाह ने इस पर से नजरें हटाते सामने बारिश को देखते हुए कहा, मोहब्बत? हाँ, तुमसे। मोहब्बत मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बदतरीन गलती थी। इमामा ने नफ़रत में डूबे उसकी तरफ लफ्ज़ नहीं तीर फेंका जो सीधा शाफे हैदर शाह के दिल में पेवस्त हो गया। बाज़ औक़ात इंसान को ये पता नहीं होता कि वो जो लफ्ज़ अपने मुंह से निकाल रहा है वो किसी की ज़ात को रेज़ा रेज़ा कर रहे होते हैं। इमामा, तुमने कभी मुझसे मोहब्बत ही की नहीं, क्योंकि मोहब्बत एतबार मांगती है कि जो कि तुमने कभी मुझ पर किया ही नहीं। तुम आज तक मोहब्बत की सही मायनों से वाकिफ़ ही नहीं हो। मैं आज तुम्हें सच बताने आया था, तुम्हारी गलत फहमी दूर करने। तुम शायद ये चाहती ही नहीं हो कि तुम्हारी गलत फहमी दूर हो, क्योंकि तुम्हारी आंखों पर नफरत की पट्टी बन चुकी है। नहीं, बंधी नहीं है, तुमने खुद ये पट्टी अपनी आंखों पर बांधी है। मैं तुमसे बस इतना कहना चाहूँगा, जब ये पट्टी आंखों से हटेगी ना, तब सिर्फ पछतावे ही मुकद्दर बनते हुए रहेंगे। वो कहते हुए से बिना देखे उठा। उसकी आंखों में नमी तैरी थी जो इमामा से वो छुपा गया। मैं तो अभी से पछता रही हूँ कि बाद के पछतावे को कोई मायने नहीं रखते। हाँ, ठीक कहा, ये पट्टी मैंने खुद अपनी आंखों पर बांधी है, क्योंकि मैं तुम्हारा ये घटिया चेहरा मजीद नहीं देख सकती, समझे तुम? मैं उम्मीद करूंगी आइंदा तुम मेरा रास्ता रोकने की जरूरत नहीं करोगे। वो इसके करीब आती जहर में डूबे अल्फाज इसके दिल में उतारती उसके पास से गुजरते अंदर की जानिब बढ़ गई। शाफे हैदर शाह साकित खड़ा रह गया। एक हफ्ता गुजर चुका था। वानिया इस दिन के बाद अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। मल्हा ने बहुत कोशिश की कि उसे बाहर कमरे से निकाले और दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौटने में मदद करे। मल्हा ने कई बार उसे पूछने की कोशिश की आखिर इसे क्या हुआ है, वह ऐसी क्यों हो गई है, पर इसकी एक ही चुप थी कि इसकी चुप ना टूटी। अब भी वो इसे खाने के लिए बाहर टेबल पर बुलाने आई थी, पर वानिया ने साफ इनकार कर दिया था, इसे खाना नहीं खाना। मल्हान काफ़ी देर इसरार करती रही, पर जब वो ना मानी तो उदास होती बाहर की तरफ बढ़ी। क्या हुआ बच्चे, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? खानज़ादा हाथीर सीढ़ियों से उतरते इसकी तरफ बढ़ते हुए बोला। भाई पता नहीं वानिया को क्या हो गया है, पहले तो वो बिल्कुल ठीक होती थी, मैं और वो इतनी मस्ती करते थे, पर अब एक हफ्ते से ना जाने से क्या हुआ है, वो मुझसे बात तक नहीं करती। मल्हान की आंखों में नमी उतरी। खानज़ादा हाथीर इसकी आंखों में नमी देखते तड़प उठा। जाओ तुम लीना से कहो टेबल पर खाना लगाए, मैं वानिया को लेकर आता हूँ, हम तीनों मिलकर खाना खाएंगे, ठीक है? वो इसे प्यार से समझाता वानिया के कमरे की तरफ बढ़ा। वो अंदर दाखिल हुआ तो वानिया बेड पर सर झुकाए बैठी थी। वो सीधा इसके सर पर पहुंचा। ये कौन सा तमाशा लगाया हुआ है तुमने, उठो बाहर चलो। खानज़ादा हाथीर इसके बाजू पकड़कर इसे अपने सामने करता हुआ बोला। वानिया इस अचानक आफताब पर सहम गई। खानज़ादा हाथीर अपने लिए इसकी आंखों में खौफ देखता मजीद गुस्सा हुआ। बोलो, क्या तमाशा लगाया हुआ है? वो इसके बाजू पर अपनी पकड़ सख्त करते हुए बोला। मैंने कोई तमाशा नहीं लगाया हुआ है, वानिया खौफजदा होते हुए बोली। इसकी आंखों में इसका उस दिन वाला जुनूनी रूप घूम गया। अच्छा, तुमने कोई तमाशा नहीं लगाया हुआ है तो ये सब क्या है? अगर उस दिन हमारे दरमियान कुछ हो भी गया तो वो मेरा हक था जो मैंने वसूल कर लिया तुमसे। इसमें कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है कि तुम यूँ कमरा नशीन होकर बैठ जाओ। वो इसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचते इसकी खौफजदा आंखों में आंखें डालकर बोला। वानिया की आंख से आंसू गिरा। इतना सब कुछ करने के बाद भी वो ज़रा भी नदामत महसूस नहीं कर रहा था। कैसा बेहिस इंसान था वो। अपने इस छोटे से जहन पर ज़्यादा जोर मत डालो और अपना हुलिया दुरुस्त करो और अगले 10 मिनट में तुम मुझे टेबल पर खाना खाती हुई मिलो। वो इसे नरमी से छोड़ते दरवाजे की तरफ जाते हुए बोला। वानिया जानती थी बज़ाहिर तो इसके लहजे में नरमी थी, पर इसकी आंखों में साफ साफ वार्निंग नज़र आ रही थी। वह अपना हलक तर्क करती वॉशरूम की तरफ बढ़ी।
10 मिनट बाद खानज़ादा हादिर जब टेबल पर पहुंचा, वानिया पहले से ही मौजूद थी। खानज़ादा हादिर कुर्सी खींचकर बैठते हुए वानिया पर नज़र डाली, जिसका सर तकरीबन टेबल के साथ मिला हुआ था। खानज़ादा हादिर के लबों पर तबस्सुम बिखरा, जो वो खूबसूरती से छुपा गया। दूसरी नज़र इसने मल्हान पर डाली, जो काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। भाई लव यू। मल्हान उसकी तरफ झुकते सरगोशी करते हुए बोली, लव यू टू भाई की जान। खानज़ादा हादिर ने इसके सर पर हाथ रखते प्यार से कहा, बानिया तुम क्या खाओगी? मल्हान ने सामने अनवा इकसाम पर खानों की तरफ इशारा करते हुए कहा, कुछ भी। वानिया ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, इससे यहाँ बैठा नहीं जा रहा था। इसे खानज़ादा हादिर से अभी भी खौफ आ रहा था। मल्हान ने उसे बिरयानी की प्लेट बना कर दी। खाना शुरू कर चुके थे वो दोनों, पर वानिया अभी तक खामोशी से प्लेट को तक रही थी। तुम्हें खाने को घुरने के लिए खाना नहीं दिया गया है, खाना शुरू करो। खानज़ादा हादिर की भारी आवाज़ गूंजी। वानिया ने चौंक कर उसे देखा और चम्मच उठाकर फौरन खाना शुरू किया। खानज़ादा हादिर ने ताज्जुब से इसका डरना नोट किया और लम्ब भींचता उठा और वहाँ से निकलता चला गया। आज मल्हान और योशा का निकाह था। निकाह की तकरीब बहुत सादगी से रखी गई थी। निकाह के अगले दिन बारात और रुखसती थी, जो कि खानज़ादा हादिर ने बड़े पैमाने पर मैरिज हॉल में इंतज़ाम किया था। मल्हान काफ़ी उदास थी, पर अपने भाई के लिए इसने ये कुर्बानी खुशी खुशी दे दी थी। दुनिया में उसके लिए कोई भी अपने भाई से ज़्यादा अहम नहीं था, यही सब सोचती वो चुपचाप तैयार हो चुकी थी। वो बेड पर बैठी वानिया का इंतज़ार कर रही थी, जिसे मल्हान ने ज़बरदस्ती ब्यूटिशियन के साथ तैयार होने भेजा था। तभी दरवाज़ा नॉक हुआ और खानज़ादा हादिर अंदर दाखिल हुआ और मल्हान को देखते वहीं रुक गया। मल्हान भाई को देखते अपनी जगह से उठी और आहिस्ता से उसकी सिमत बढ़ी। खानज़ादा हादिर ने आगे बढ़कर इसके सर पर बोसा दिया, बहुत खूबसूरत लग रहा है मेरा बच्चा। पता ही ना चला तुम्हें बच्चा बच्चा कहते आज तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि आज तुम्हें किसी और के हवाले कर रहा हूँ। अम्मी अब्बू के गुजरने के बाद से मैंने तुम्हें सिर्फ बच्चा कहा नहीं, बल्कि वाकई अपना बच्चा मान कर पाला। इनके बाद मैं बिल्कुल टूट गया था। मेरी जीने की वाहिद वजह मेरी प्रिंसेस थी। मैंने कभी अपने आप को तुम्हारे बगैर तस्वुर नहीं किया। तो मेरे घर की रौनक हो, तुम्हारे बगैर ये घर वीरान है। पता नहीं मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा। खानज़ादा हादिर इसके चेहरे को दोनों हाथों में भर कर आंखों में नमी लिए बोल रहा था। मल्हान की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। ये वक्त दोनों के लिए मुश्किल था। भाई मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकती, मल्हान ने रोते हुए कहा। भाई की जान, ये तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। उन्होंने भी तो अपनी जान से प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह को अपने घर से रुखसत किया था। आज मैं भी ये फ़र्ज़ अदा करके सुन्नत पूरी करना चाहता हूँ। और मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में अभी बहुत से सवाल होंगे, पर कुछ ही देर में इन सब के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। वो दोबारा उसके सर पर बोसा देता नरमी से बोला। तभी दरवाज़ा खुला और वानिया अपने दुपट्टे से उलझती अंदर दाखिल हुई। खानज़ादा हादिर ने पीछे मुड़ कर देखा। ग्रे रंग की खूबसूरत सी मैक्सी पहने, बालों के दरमियान से मांग निकाल कर इसे खूबसूरत सा टीका सजाए, हल्के से मेकअप में भी वो आसमान से उतरी परी लग रही थी। खानज़ादा हादिर ने गहरी नज़र इसके सजे सवरे रूप पर डाली और फिर अपने आप को ला ताल्लुक जाहिर करता दोबारा मल्हान की तरफ मुतवज्जा हुआ। वाह भाभी, आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। मल्हान अपने दोनों हाथ मुंह पर रखती खुशी से चीखी। वानिया खानज़ादा हादिर की मौजूदगी में भी अपनी तारीफ पर छनक गई। वो झिझकती हुई अंदर आई। भाई देखिए ना, भाभी कितनी प्यारी लग रही है। मल्हान खानज़ादा हादिर की तरफ पलटी। खानज़ादा हादिर ने दोबारा पलट कर देखा। दोनों की नज़रें मिली। वानिया ने लम्हे से पहले झिझकते हुए अपनी नज़रें झुका दी। वैसे भाई आप भी तैयार क्यों नहीं हुए? मल्हान ने भाई को शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस देखते हुए पूछा। हाँ बस मैं भी जा रहा हूँ फ्रेश होने, पहले इंतज़ाम देख रहा था सारा, वो मल्हान से कहता आगे बढ़ा। वानिया जो दरवाजे के करीब ही खड़ी थी उसके पास रुका। लिपस्टिक रिमूव करो, इसकी तरफ ज़रा झुकते गंभीर आवाज़ में सरगोशी की। वानिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में सर तसुरात थे। वानिया ने खौफ से हलक तर्क करते जज्बात में सर हिलाया। खानज़ादा हादिर सीधा होता रूम से निकल गया। मल्हान ने हंसते हुए शरारती अंदाज में उसे छेड़ा। शट अप। वानिया अपनी शर्म को मसनूई गुस्से में छुपाते से आंखें दिखाए और ड्रेसिंग टेबल पर मौजूद टिश्यू निकालते लिपस्टिक साफ की। क्या हुआ, लिपस्टिक क्यों रिमूव की? मल्हान हैरत से उसकी तरफ बढ़ी। बहुत डार्क थी, मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। मल्हान ने उसकी बात पर सर हिलाया। वानिया उसका लहंगा संभालती उसे नीचे ले आई, जहां उस दिन वाली 2 औरतें और 2 लड़कियां ही थी। दूल्हे की तरफ से चारों खूबसूरत पठानी लिबास में मलबूस थी। वानिया को देखते अजीब सा एहसास से दो चार हुई। खानज़ादा हादिर की लाइफ स्टाइल और इनके लाइफ स्टाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क था।
आखिर उसने इतने रिवायती लोगों में अपनी जान से प्यारी बहन को क्यों दिया था। यही सब सोचती वो मल्हान को सोफे पर बिठाती सबसे मिलने लगी। सबसे मिल लेने के बाद इसने उनके लिए चाय और दिगर लौज़मात सर्व किए। दो लड़कियां जो दूल्हे की बहनें थी, इन्हें खुशकिस्मती से कुछ न कुछ उर्दू बोलने आती थी। काफ़ी देर गपशप का दौर चलता रहा। वो लड़कियां काफ़ी हंसमुख थी। मल्हान बज़ाहिर तो नॉर्मल थी, पर इसका दिल जैसे किसी में मुट्ठी में बंद था। इस दुश्मनी जां का चेहरा बार बार आंखों में घूम रहा था। मैम सर कह रहे हैं आप छोटी बीबी को लेकर गेस्ट रूम में आ जाए। लीना ने खानज़ादा हादिर का पैगाम आकर वानिया को दिया। चूँकि वो पठान थे, इनका पर्दा था, इसीलिए निकाह का इंतज़ाम अंदर किया गया था। वानिया ने मल्हान के चेहरे पर दुपट्टे से घूंघट किया, जिससे उसका चेहरा छुप गया। वो इसीलिए गेस्ट रूम में दाखिल हुई, जहाँ निकाह हुआ खानज़ादा हादिर, दूल्हा और इसके वालिद साहब मौजूद थे। वानिया ने उसे बिठाया और खुद जाने लगी। तभी हादिर ने उसे आंखों में वहीं बैठने का इशारा किया। वो मल्हान के साथ बैठ गई। वानिया ने सामने दूल्हे को देखा, तब उसे समझ आई खानज़ादा हादिर ने यह फैसला क्यों किया। लड़का बिल्कुल मल्हान के जोड़ का था। लड़के की खूबसूरती देखते वानिया भी एक पल को ठिठकी। तभी उसकी नज़र गैर इरादी तौर पर खानज़ादा हादिर पर पड़ी, जो आंखों में सर तसुर्रात लिए उसी को ही देख रहा था। यकीनन वो वानिया का योशा का यूं देखना नोट कर चुका था। वानिया खौफजदा होती सटपटाई और सर नीचे झुका लिया। निकाह ख्वाह ने निकाह पढ़ना शुरू किया। खानजादी मल्हान खान बिनते खानज़ादा बहराम खान, क्या आपको योशा यूसुफ जई बिन आरिज यूसुफ जई से 5 लाख हक महर में ये निकाह कबूल है? योशा यूसुफ जई पर मल्हान की आंखें हैरत से खुलकर रह गई। खानजादी मल्हान खान बिनते खानज़ादा बहराम खान, क्या आपको योशा यूसुफ जई बिन आरिज यूसुफ जई से 5 लाख हक महर में ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने दोबारा पूछा। योशा जो कब से नीचे देख रहा था ताकि जब तक वो इसे निकाह में नहीं आती वो इसे नहीं देखेगा, पर मल्हान की खामोशी पर उसने बेइख्तियार सर उठाकर उसे देखा। मल्हान हाँ करो। खानज़ादा हादिर उठकर उसके पास बैठता इसके सर पर हाथ रखकर आहिस्ता आवाज़ में बोला, कबूल है। मल्हान के मुंह से टूटे फूटे अल्फाज निकले। उसे अभी यकीन नहीं आ रहा था। योशा ने सुकून का सांस दिया। मौलवी साहब ने दोबारा मजीद पूछा, जिस पर मल्हान ने कबूल है कहा। अब मौलवी योशा से उसकी रजामंदी पूछ रहा था। योशा की जल्दबाजी पर खानज़ादा हादिर ज़ेरे लब मुस्कुराया। निकाह के बाद दुआ मांगी गई, मुबारक हो, अब से आप दोनों रिश्ताएं अज़दवाज में बन गए हैं। मौलवी साहब के कहने पर योशा उठकर खानज़ादा हादिर से गले मिला और फिर अपने बाबा से मिला। योशा की वजह से ज़बरदस्ती यहाँ आए थे और अब हर चीज़ से ला ताल्लुक़ ऐसे बैठे थे जैसे उनके नहीं किसी और के बेटे का निकाह हुआ हो। वानिया ने मल्हान के गिर्द खुशी से बाजू बांधे। योशा ने साकित बैठी मल्हान पर नज़र डाली और मुस्कुराया और आसमान की तरफ देखते आहिस्ता आवाज़ में कहा, या अल्लाह, थैंक यू। इसलिए जिसे चाहा था उसे पा लिया था। आज योशा को इसकी मुकम्मल दुनिया मिल गई थी। वानिया, तुम जानती हो जिस लड़के से अभी मेरा निकाह हुआ है वो कोई और नहीं, वही शख्स है जिससे मैं पसंद करती हूँ। मल्हान खुशी से चीखते हुए बोली, क्या ये सच है? वानिया हैरत से गंग रह गई। हाँ बिल्कुल सच है, ये वही शख्स है। मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं इस वक्त इसके निकाह में हूँ। वानिया, मैं तुम्हें नहीं बता सकती मैं कितनी खुश हूँ। मल्हान दोनों बाजू खोले गोल गोल घूमती खुशी से बोली। आज उसकी खुशी इसके अंग अंग से झलक रही थी। और वानिया, तुम्हें पता है आज मुझे मेरे भाई से नए सिरे से मोहब्बत हो गई है। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इनसे कुछ छुपाया था इनसे, पर वो जान गए थे और उन्होंने मुझ पर जताया भी नहीं कि मैं इनसे कुछ छुपाया है और मुझे कितना अच्छा सरप्राइज़ दिया है। पता नहीं तब मुझे ये बात क्यों समझ नहीं आई कि मेरा भाई इतना बड़ा फ़ैसला मेरी ज़िंदगी का ऐसी ज़बरदस्ती मुझ पर मसलत नहीं करेगा। उन्होंने ज़िंदगी के हर मोड़ पर अपनी नहीं मेरी खुशी को तरजीह दी है। तो मैं पता नहीं कैसे ये समझ नहीं सकी कि मेरा भाई इस बार भी मेरी ख्वाहिश को अपनी ख्वाहिश मानकर पूरी कर रहा है। मल्हान वानिया के दोनों बाजू पकड़ती से भी गुस्सात गोल गोल घुमाने लगी। आप वैसे तो बड़ा प्रिंसेस करते रहते हैं, पर जब इसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला लेने की बारी आई तो आपने अपना फ़ैसला इस पर थोप दिया। इसकी रज़ा भी नहीं जानना चाहिए या नहीं? वानिया के जहन में उस दिन की कई बात एक एक बात गूंजने लगी। मुझे पता था आप एक घटिया इंसान हैं और ये भी नहीं पता था कि आप इतने घटिया होंगे कि आपको अपनी बहन की खुशियों तक की परवाह नहीं। वो बेचारी कल रात से रो रही है और आपको इसकी परवाह तक नहीं। समझते क्या है आप अपने आप को? और बहुत बड़ी कोई चीज़ है आप जो फैसला लेंगे वो पत्थर पर लकीर होगी। आप एक बेज़मीर इंसान हैं। अपना कोई ज़मीर नहीं। आप जितना घटिया इंसान मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में नहीं देखा। खुदा नहीं है आप।
कि हर कोई आपके इशारों पर चलेगा। अपने अल्फाज याद आने पर इसने ज़ोर से आंखें मींची। कितना गलत बोला और समझा था इसे खानज़ादा हदीर को इसे अब अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। इसने ऐसा क्यों कहा था? वो मल्हान से दोबारा आगे का आने का बोलती अपने कमरे की तरफ बढ़ी। इसकी कैफियत अजीब सी हो चुकी थी। आज बारात और रुखसती थी। सुबह से खानज़ादा हाउस में तैयारियों का शोर था। वानिया आज काफ़ी उदास थी क्योंकि मल्हान के बाद वो यहाँ बिल्कुल अकेली हो जाएगी। खानज़ादा हदीर के साथ अकेले इतने बड़े घर में रहने से उसे खौफ आ रहा था। ब्यूटिशियन मल्हान को तैयार कर रही थी। वानिया मेकअप करवा कर अपने रूम में आई थी ताकि कपड़े बदल सके। इसके सारे कपड़े मल्हान ने अपनी पसंद से मंगवाए थे। वो अलमारी की तरफ बढ़ी और इसमें से आज का सूट निकाला। वानिया ने उसे खोला तो वो रेड कलर की खूबसूरत सी साड़ी थी। वानिया थोड़ा हिचकिचाई। उसने आज से पहले कभी साड़ी नहीं पहनी थी। कुछ देर वो कश्मकश में मुब्तला रही कि क्या करे, पर वो दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था इसके पास, इसीलिए वो चुपचाप साड़ी लेती ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गई। खानज़ादा हदीर मल्हान से मिलकर वानिया की रूम की तरफ बढ़ा। कल जिस तरह उसने मल्हान का ख्याल रखा था, आज भी वो चाहता था कि वानिया हर पल मल्हान के साथ ही रहे। मल्हान कमरे में अकेली बैठी थी। आज के दिन भी वो वानिया को वहाँ मौजूद ना पाकर गुस्सा हुआ। खानज़ादा हदीर बिना नॉक किए अंदर दाखिल हुआ, पर सामने का मंजर देखकर वो ठिठक कर रुका। वानिया रेड साड़ी में मलबूस बालों को मैसी जोड़ा बनाए अपने पीछे गले की डोरियां बांधने की कोशिश कर रही थी। इंतहाई डीप गले में इसकी दूधियां कमर वाजे नजर आ रही थी। इसके माथे की रगें वाजे हुई। खानज़ादा हदीर अगले हिला में गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। ये क्या बेहुदा लिबास पहना हुआ है तुमने? वो इसको अपने सामने करता गुस्से से बोला। वानिया उसे सामने पाकर हैरत जरता हुई, ऐसे क्या देख रही हो? बताओ, किसकी इजाज़त से तुमने ये घटिया लिबास पहना? वो इसको बाजू पकड़ता इसकी आंखों में आंखें डाले गुस्से से चिल्लाया, वो मल्हान ने यही लेकर दिया है। वानिया इसके गुस्से से खाइफ होती डरते हुए बोली, अगर मल्हान ने ये लेकर दी थी तो इसे पहनना ज़रूरी नहीं था। तुम कुछ और भी पहन लेती। ये लिबास पहनना ना पहनना एक बराबर है। तुम ऐसे जाती बाहर इतने लोगों में? मल्हान के नाम पर वो कुछ ढीला पड़ा और वरना इसे ऐसे लिबास में देखकर इसके दिमाग की रगें फटने की दर पर थी। मेरे पास और कोई सूट नहीं था, वानिया कपकपाती हुई बोली। इसे खानज़ादा हदीर की शक्ल में अपनी मौत का फरिश्ता नजर आ रहा था। तो मुझसे कह देती ये पहनना ज़रूरी था। इसे खुद से डरता देखकर खानज़ादा हदीर को मज़ीद गुस्सा आया। मुझे माफ़ कर दे, मैं कुछ और पहन लेती हूँ। वानिया अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करती खौफजदा बोली। खानज़ादा हदीर ने इसकी झुकी मस्कारे से लबरेज पलकों को गौर से देखा और नज़र थोड़ा नीचे इसके कपकपाते होठों पर ठहर गई। अगले ही पल खानज़ादा हदीर इसकी कमर में हाथ डालता उसे अपने करीब खींच गया। वानिया बौखला गई। छोड़। अब इसके अल्फाज मुंह में ही थे कि वो इसकी बोलती बंद कर चुका था। इसके अमल में इतनी शिद्दत थी कि वानिया बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगी। वानिया इसे अपने दोनों हाथों से पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी, पर वो टस से मस ना हुआ। खानज़ादा हदीर इसकी मज़ामत पर भी अपनी गिरफ्त इसके लबों पर सख्त करता इसके मज़ामत करते हाथ अपने हाथों में पकड़ते इसकी कमर पर बांधे। वानिया अब बिल्कुल उसकी कैद में बंद थी। इसका सांस बंद होने लगा था, पर वो रहम नहीं खा रहा था। कुछ देर बाद खानज़ादा हदीर अपनी मर्जी से पीछे हुआ और इसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया। वानिया लड़खड़ा कर बेड पर गिरी। खानज़ादा हदीर ने मुस्कुराते हुए इसे गहरे सांस भरते देखा। खानज़ादा हदीर ने एक नज़र अपने आप को आईने में देखा। इसके होठों के इर्द गिर्द वानिया की लिपस्टिक लग चुकी थी। उठो और ये साफ़ करो, खानज़ादा हदीर ने अपने होठों की तरफ इशारा करते हुए कहा। वानिया ने गहरे सांस भरते खौफजदा अंदाज में उसकी तरफ देखा। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैंने क्या कहा? वो इसे अपनी आंखें दिखाता सर्द लहजे में बोला। इसके गुस्से से भरी आंखों में देखते वानिया की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी हुई। वो धीरे से खुद को संभालती बेड से उठी और ड्रेसिंग पर पड़े टिश्यू बॉक्स में से एक टिश्यू निकाला और इसके ज़रा सा करीब हुई। खानज़ादा हदीर दोनों हाथ पुष्प पर बांधे सीधा खड़ा इसके कार्रवाई मुलाक़ता फरमा रहा था। वानिया कपकपाते हाथों से इसके होठों के इर्द गिर्द लगी लिपस्टिक साफ करती पीछे हटी। तुम यही वेट करो 10 मिनट, मैं तुम्हें तुम्हारा नया ड्रेस मिल जाएगा, पर खबरदार जो तुम इस हुलिये में किसी के सामने गई, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा, तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, समझी? वैसे उंगली उठाकर वॉर्न करता कमरे से बाहर चला गया। मल्हान रेड कलर में दुल्हन बनी नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी।
इसकी खूबसूरती देखते इसकी सांस ने इसके चेहरे पर घूंघट दे दिया था। बारात का फंक्शन उरूज पर था। शहर की सारी मशहूर हस्तियां वहां पर मौजूद थी। योशा के घर से इसके बाबा जान और इसकी मोरे ही आई थी, क्योंकि फंक्शन बहुत बड़े पैमाने पर था। मर्द और औरतें एक साथ हॉल में थे। वो पर्दे के बहुत पाबंद थे, इसीलिए उनके घर से और किसी ने शिरकत नहीं की थी। योशा यूसुफजई स्टेज पर मल्हान के हमरा बैठा खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन महसूस कर रहा था। इसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो मल्हान से कुछ कहता, क्योंकि यकीनन वो गुस्सा होगी इसे कुछ भी ना बताने पर। वैसे भी वो आज रात इसे तफसील से एक बात करना चाहता था, इसीलिए खुद पर बांधता बैठा खामोश था। इसकी नज़र हॉल में दाखिल होते शाफे हैदर शाह पर पड़ी। इसके लब खुद ब खुद मुस्कुराहट में ढल गए। वो स्टेज से नीचे उतरता इससे मिला। मेरा आज यहाँ आने का दिल तो नहीं था, पर दिल के हाथों मजबूर होकर आना ही पड़ा। शाफे हैदर शाह गले मिलता नाराज़गी से बोला, तू नाराज़ क्यों हो रहा है? नाराज़ तो मुझे होना चाहिए तुमसे। कल मेरे लिए इतना बड़ा दिन था, मेरा निकाह था और तुम इसमें शामिल ही नहीं हुए। योशा भी भरपूर नाराज़गी का इजहार करते हुए बोला, तो इसमें भी तुम्हारी ही गलती है। तुमने इतने एंड मोमेंट पर मुझे बताया कि मैं अपने केस भी कैंसिल नहीं कर सकता था। कल मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट केस का फैसला होना था, मैं इसे ऐसे छोड़कर नहीं आ सकता था। वो भी दू बदू बोला, अच्छा चले, आज के दिन तो आप दोनों नाराज़गी छोड़ दें। राफी जो कब से इन दोनों को देख रहा था बिल आखिर बोल ही पड़ा, चलो ठीक है, आज के दिन मैं ये बहस छोड़ रहा हूँ, पर यह मत समझना मैं ये भूल गया हूँ या तुम्हें मैंने माफ़ कर दिया है। इसका बदला मैं तुमसे सूद समेत लूँगा, समझे? शाफे हैदर शाह भरपूर नाराज़गी से इधर उधर देखते हुए बोला, जैसे योशा पर कोई एहसान अजीम कर रहा हो। योशा इसके अंदाज पर मुस्कुराया और ऐसे नखरे दिखा रहा था जैसे वो इसकी बीवी हो और वो अभी बात ही कर रहे थे कि खानज़ादा हादिर इनके पास आकर रुका। अस्सलाम वालेकुम, शाफे से मुसाफा करते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम। शाफे भी उसी के अंदाज में बोला, आप एडवोकेट शाफे हैदर शाह है ना? खानज़ादा हादिर ने उसे गौर से देखते हुए कहा, जी बिल्कुल। मुस्कुरा कर कहा, पिछले दिनों में आपके काफ़ी चर्चे थे न्यूज़ में, देख रहा था मैं। वाकई आप एक बहुत बहादुर वकील हैं। खानज़ादा हादिर ने खुले दिल से तारीफ की। वो वाकई इसकी बहुत बहादुरी से इम्प्रेस हुआ था। थैंक यू सो मच। शाफे ने मुस्कुरा कर अपनी तारीफ वसूल की। आपसे मिलकर खुशी हुई। शाफे हैदर शाह इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, मुझे भी काफ़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। बदले में वो भी मुस्कुरा कर कहता, हाथ मिलाने लगा, योशा तुम कैसे जानते हो इन्हें? खानज़ादा हादिर इसकी तरफ देखता हुआ बोला, हम दोनों बचपन से साथ ही, काफ़ी गहरी दोस्ती है हमारी। योशा मुस्कुरा कर बोला, ओ तो फिर काफ़ी अच्छी बात है, सुनकर अच्छा लगा। खानज़ादा हादिर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला। तभी इसकी नज़र वानिया पर पड़ी। वो इनसे माजरत करता उसकी तरफ बढ़ा, जो एक कोने में अकेली खड़ी थी। क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? वो इसके सामने दोनों हाथ जेबों में डालते संजीदगी से बोला। वानिया हाफ वाइट पैरों को छूती मैक्सी पहने बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो इतने सारे लोग हैं, वो हिचकिचाते हुए कहा। खानज़ादा हादिर ने इसे गौर से देखा। शादी से पहले वाली वानिया और आज वाली वानिया में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। इस वानिया में तो बहुत कॉन्फिडेंस था। तो क्या हुआ, लोग तुम्हें क्या कहते हैं? जाओ, शाबाश, मल्हान स्टेज पर अकेली बैठी है, उसके साथ बैठो। नहीं, मुझे इतने सारे लोगों के सामने नहीं जाना। इसका अंदाज डरा सहमा सा था। मुझे अपनी बात दोहराना पसंद नहीं है। मैंने तुमसे जो कहा है वो करो, वो हुक्म सादिर करता हुआ बोला। वानिया बेबसी से जालिम उस इंसान की तरफ देखा। ऐसे क्या देख रही हो, मैंने कहा ना जाओ। अब की बार वो गुस्से से आंखें दिखाता हुआ बोला। वानिया उसके गुस्से से खाइफ होती स्टेज की तरफ बढ़ी। रुखसती के वक्त मल्हान भाई से गले मिलते हुए वो बहुत रोई थी। खानज़ादा हादिर अपने असाब को मजबूत बनाता इसे हौसला देता रहा। हालांकि इकलौती जान से अजीज़ बहन को खुद से जुदा करते इसका दिल खून के आंसू रो रहा था, पर वो यूं सबके सामने वो अपने जज्बात जाहिर नहीं करना चाहता था। मल्हान जब वानिया से मिली तो दोनों काफ़ी देर रोती रही। ये सब देखते योशा यूसुफजई को मल्हान के आंसू अपने दिल पर गिरते महसूस हो रहे थे, पर वो मजबूर सा एक तरफ खड़ा जलती हुई आंखों से ये मंजर देख रहा था। आखिर खानज़ादा हादिर ने उसे वानिया से जुदा करते, उसके सर पर कुरान का साया करते इसे योशा की तलकीद में गाड़ी में बिठाया और मुड़कर योशा को गले से लगाया। मैंने अपनी बहन को फूलों से ज़्यादा रखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ तुम इससे मुझसे इस मामले में कभी उम्मीद नहीं करोगे। खानज़ादा हादिर ने ज़ब्त के कड़े मराहिल तय करते हुए संजीदगी से कहा।
तो योशा के दिल में एक होक सी उठी। उसे धड़कते दिल से इस बात में सिर हिलाया और इससे मिलकर ड्राइविंग सीट संभाली। खानज़ादा हादिर ने बेबसी से दूर जाती हुई गाड़ी को तब तक देखा जब तक वो निगाहों से उछल ना हुई। इसके दिल से बेसाख्ता अपनी बहन के अच्छे नसीब की दुआ निकली। ये सिर्फ वही जानता था ये मराहिल उसके लिए कितने तकलीफदा थे। सारी ज़िंदगी जिसे सीने से लगा कर पाला उसे किसी अनजान इंसान के हवाले करना कितना मुश्किल होता है। इस वक्त कोई खानज़ादा हादिर से पूछता। रस्में तो खास कोई नहीं की गई थी इसकी और ना ही कोई वालाना इस्तकबाल हुआ था उसका। मल्हान को ये सब बहुत अजीब तो लगा, पर इससे लगा शायद ये इनकी रस्मों में शामिल ना हो, इसलिए वो मुतमईन हो गई। काफ़ी सारी औरतें थी जो एक तर्ज का लिबास तन किए हुए जो मुसलसल उसे देखती पिश्तों में बातें कर रही थी। मल्हान इनके बीचों बीच हौनक बनी बैठी इनके तसुर्रात समझने की कोशिश कर रही थी, पर कुछ खास पल्ले नहीं पड़ रहा था। आखिर कुछ देर के बाद इसे दो लड़कियां योशा के रूम की जानिब ले गई। इन्हें कुछ ना कुछ उर्दू आती थी, जिससे अंदाज़ा हुआ कि वो शायद योशा की बहनें थी। वो इसे खूबसूरत सजे कमरे में छोड़कर वापस चली गई। मल्हान कमरे को गौर से देखती बेड पर बैठी जो इस वक्त सुर्ख गुलाब के पत्तियों से भरा हुआ था। कमरे में मोमबत्तियां जगह जगह जल रही थी, जिससे कमरे का माहौल मज़ीद ख्वाबनाक हो गया था। आने वाले वक्त के बारे में सोचते उसकी हथेलियां अरक आलूद हो गई थी। तभी योशा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। आहट पर मल्हान ने सर उठाकर उसे देखा तो योशा अपनी तरफ बढ़ता देखकर उसे हलक तर करते शर्म से पलकें झुका ली। योशा यूसुफजई के एक एक कदम में सरशारी झलक रही थी। वो धीरे से उसके पास बेड पर बैठा और इसकी पलकें जिसकी शर्म से सुरकनारी गालों पर साया फगन थी। इन्हें देखते इसके जज्बात में तलातुम मचा गए। मल्हान इसकी नज़रों से जुज़बुत होती पहलू बदलने लगी। गला खनकारते उसने अपनी तरफ मतवजा करने की कोशिश की। मल्हान मजीद खुद में सिमटी। अस्सलाम वालेकुम, मुस्कुराते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम। इसके घबराने पर वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। कैसी है? दोबारा सवाल दागा। मैं ठीक हूँ। इसके घबराने पर वो थोड़ा इसके करीब हुआ और उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए इसे सहलाया। रिलैक्स, इतना घबरा क्यों रही है? मैं आपके लिए कोई अनजान थोड़ी हूँ, बल्कि हम तो एक दूसरे को बचपन से पसंद करते हैं ना। ज़ेरे लब मुस्कुराते उसकी ही पुरानी बात लौटाई। मल्हान मारे शर्म की मजीद सिमटी। योशा के सामने जो उसने बोंगियाँ मारी थी, अब इन्हें सोचते वो शर्म से पानी पानी हुई। योशा इसकी हालत पर खुलकर मुस्कुराया। उसके मुस्कुराने पर एक एक बात इसके जहन में झमाका हुआ कि योशा ने इसे कितनी बड़ी बात छुपाई, इसकी फीलिंग्स के साथ मजाक किया। उसे एक नज़र देखती नाराज़गी से मुंह मोड़ गई। इसे दोबारा अपने रूप में देखकर वो रिलैक्स हुआ। आप बहुत प्यारी लग रही हैं, गहरी दिलचस्प नज़रों से उसे देखते हुए कहा जो उसकी तारीफ पर छिपी मुझसे मत बात करे। इसके यूं नाज से कहने पर योशा बेइख्तियार आगे हुआ और इसके चेहरे को थोड़ी सी पकड़ते अपनी जानिब किया। मैं आपकी नाराज़गी पर कुर्बान, अभी ये सब करके आप अपने आप को मुश्किल में डालेगी। और इसकी आंखों में वो देखता जो मायने अंदाज में बोला तो मल्हान ने इसे ख्वाबनाक कमरे में इसके साथ तन्हाई का एहसास पाते अपने हाथ इसके हाथों से खींचे। क्या वो आप ठीक तो है? इसकी यूँ अचानक रद्द-ए-अमल पर वो हैरान हुआ। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। वो अपना रुख इसकी तरफ करती बहुत हिम्मत करते बोली। जी कहे, क्या बात है? योशा अचानक इसके यूँ सीरियस होने पर थोड़ा परेशान हुआ। वो मेरे साथ बचपन में। योशा इसकी आंखों से झलकती अजियत पर जैसे अंदर से कट गया। फ़ौरन इसके लबों पर उंगली रखते से खामोश किया। मैं सब जानता हूँ आपके बारे में, इसीलिए ये वक्त इन बातों का नहीं है। ये तो बहुत खूबसूरत रात है जिसमें किसी गम की कोई जगह नहीं, इसीलिए अपने दिल से हर बात निकाल दे जो आपको परेशान कर रही है इस वक्त। वो इसके चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में भरता मोहब्बत यकीन से बोला तो मल्हान की आंखें नम हो गई। आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? इसके दिल में भी अभी भी एक फांस था जो उसका दम घोट रही थी। मल्हान, मैं ये सब आपके भाई से पहली मुलाकात से ही जानता हूँ और यकीन करें मुझे कभी भी एक सेकंड के लिए भी गलत ख्याल नहीं आया तो आप भी जहन से ये सब बुरे ख्वाब की तरह निकाल कर फेंक दें। नहीं, अच्छा आप अकेले ये सब ना करें। हम दोनों मिलकर अपनी मोहब्बत से आपके अजियतनाक माजी को आपकी ज़िंदगी से खरोच कर बाहर निकाल देंगे। और अब छोड़े ये बातें, ये बताएं मैं कैसा लग रहा हूँ? योशा मोहब्बत से बोलता आखिर में इसका ध्यान बटाने को शौक लहजे में इख्तिसार किया। आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, मल्हान ने शर्माते हुए कहा तो योशा बेइख्तियार इसके करीब हुआ। मल्हान इतनी कुर्बत पर घबराई। क्या मुझे इजाज़त है? गहरी नज़रों से देखते ज़ोमाइनी अंदाज में इजाज़त मांगी तो मल्हान शर्म से सर झुका गई। इसकी खामोशी को वो इसकी हाँ समझता अपने और इसके दरमियान दूरियां ख़त्म करता गया। यह हसीन रात इन दोनों की मिलन की गवाह बनती इनकी मोहब्बत की शिद्दत पर मुस्कुराई।
नमाज अदा करने के बाद काफ़ी देर वो दुआ मांगती रही और इसकी दुआओं का मरकज़ मल्हान थी। इसके अच्छे नसीब की दुआ मांगते हुए अपने नसीब पर बहुत रोना आया, पर वह अल्लाह पाक की रज़ा मानती उठी और जाए नमाज तय करते हुए टेबल पर रखी और दुपट्टा खोलते गहरा सांस लिया। कमरे की फिजा घुटन जर्दा लगने लगी तो वो खिड़की से पर्दे हटाती उसे खोलने लगी। खिड़की खोलते ही उसकी नज़र लॉन में बैठे खानज़ादा हादिर पर पड़ी, जो नीचे घास पर बैठा आसमान पर न जाने क्या देख रहा था। वानिया काफ़ी देर उसे एक ही पोजीशन में बैठा देखती रही। उसके दिल में न जाने क्या आया कि वो खिड़की बंद करती बाहर की जानिब बढ़ी। खानज़ादा हादिर मेहमानों को रुखसत करता जब घर पहुंचा तो इसकी हालत ख़राब होने लगी। अंदर कमरे में घुटन हुई तो वो लॉन में ताज़ा हवा में सांस लेता वहीं बैठ गया और फिर धीरे धीरे उसके जहन में गुजरे माह व साल की यादें ताज़ा होने लगी। मल्हान को रुखसत करते इसे अपना आप घर सब कुछ खाली खाली महसूस हो रहा था। वो इन्हीं सोचों में डूबा हुआ था जब इसे अपने करीब किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। सर मोड़ कर देखने पर वानिया को अपने साथ बैठा देखकर उसे हैरत हुई। तुम यहाँ? खानज़ादा हादिर उसकी जानिब देखता हुआ संजीदगी से बोला, जी असल में मैं मल्हान की वजह से ना जाने क्यों दम घुट रहा है। वानिया उसे ये ना बता सकी, वो इसे यूं इस हालत में नहीं देख पाई। खानज़ादा हादिर इसकी बात पर सर हिलाता दोबारा सामने देखने लगा। आप ठीक है? काफ़ी देर खामोशी के बाद वो हिम्मत मजा करती धीरे से बोली। खानज़ादा हादिर ने नज़र मोड़ कर दोबारा उसकी तरफ देखा, जिसकी आंखों में अपने लिए फिक्रमंदी वो साफ देख पा रहा था। वानिया उसे खुद को तख्ता पा कर जुज़बुस हुई। हाँ मैं ठीक हूँ, बस अपनी प्रिंसेस की याद आ रही है। वो दोबारा आसमान की तरफ निगाह करता नरमी से बोला। इसे खुद पर हैरत हुई, आखिर वो अपने दिल का हाल इसे क्यों सुना रहा था। इसकी याद तो मुझे भी आ रही है, पर ये तो एक दिन होना ही था। बेटियां तो अज़ल से ही पराई होती हैं, इन्हें जितना भी संभाल कर को एक दिन पिया दे सुधारी जाती है। बस हमें उनके अच्छे नसीब की दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह पाक इन्हें आँखों वाला हम सफ़र अता करे जो इसके जज्बात व एहसासात देख सकें। उसकी खुशी, उसके गम, उसकी परेशानी देख कर समझ कर उसके साथ खड़ा होना चाहिए। वो बोली तो इसका एक एक लफ्ज़ खानज़ादा हादिर को इसके दिल में खपता हुआ महसूस हुआ। उसने वानिया की तरफ देखा जो नीचे घास को देखकर बोल रही थी। इसके दिल में घुटन कम होने की बजाय बढ़ गई। ज़मीर सर उठाकर चीखने लगा। ज़मीर की मलामत जब हद से बढ़ी तो वो वानिया को सोने का कहता अंदर की जानिब बढ़ गया। क्या हुआ, परेशान हो? वो दोनों इस वक्त योशा के शहर वाले अपार्टमेंट में मौजूद थे जो आजकल शाफे हैदर शाह के ज़ेर इस्तेमाल था। योशा जब से इससे मिलने आया था तब से ही वो नोट कर रहा था कि वो बहुत चुप है। इसकी परेशानी नोट करते इसके कदरे मुरझाए हुए चेहरे को देखने लगा। परेशान नहीं हूँ, वो सोफे की पुश से सटिकाता आंखें बंद करते हुए बोला। फिर क्या हुआ है? इसकी तरफ गौर से देखते फिक्रमंदी से पूछा। परेशान नहीं हूँ, तकलीफ़ में हूँ। ऐसी तकलीफ़ में हूँ जो रग रग में जहर की मानींद फैल रही है। इसकी आवाज़ में क्या कुछ नहीं था, दुख, अजियत, बेबसी। क्यों, ऐसा भी क्या हुआ है? तू कुछ बताएगा? योशा ने परेशानी से उसके करीब सोफे पर बैठते हुए कहा। बस यूँ समझो, मोहब्बत में मुझसा कोई बदनसीब नहीं होगा। जब मोहब्बत खुद चल कर दस्तक देने आई तब मैंने कदर ना की और इसे खाली हाथ लौटा दिया। अब जब मैं मुसलसल उसके दर का दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ तो वो दरवाज़ा ही नहीं खोल रही। उसकी आंखें हुनूस बंद थी। तकलीफ दा आसार इसके खूबसूरत चेहरे पर रकम थे। योशा यूसुफजई इसकी ये हालत देखते अंदर से कट गया। शाफे, मैं पूरे वसूख से कहता हूँ, एक ना एक दिन वो ज़रूर दरवाज़ा खोलेगी, बस तू साबित कदम रहे। उसके कंधे पर हाथ रखते तसल्ली देते कहा। दरवाज़ा तो खोल दूँ, पर शायद तब क्या पता दरवाज़ा खुलने पर मैं नहीं मेरी लाश पड़ी हो। तकलीफ हद से बढ़ने लगी तो एक आंसू लुढ़क कर कनपट्टी पर पिसला। शाफे प्लीज़, फॉर गॉड सेक ऐसी बातें मत करो। तड़प कर कहा। बाज़ औकात बाजू लिखा है आप। बाज़ औकात हम किसी चीज़ की इस हद तक तमन्ना करते हैं जब वो पूरी होने लगती है तो ज़िंदगी हमें मोहलत नहीं देती कि हम वो खुशी महसूस कर सकें। इसने आंखें खोल कर उसे देखा। शाफी की नम आंखें देखते योशा को अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ था। इमामा, तुम जानती हो तुम्हारे अब्बू बहुत जल्दी हमें छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल बिखर गई। लगा था जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, पर जब मैंने होश संभाला तब मुझे एहसास हुआ मेरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई। मेरी ज़िंदगी का बस एक बाप ख़त्म हुआ है। तुम्हारे पास थी, तुम मेरे जीने का वाहिद मकसद, जीने की वजह। मैंने बहुत एहतियात से तुम्हारी परवरिश की ताकि कोई भी मुझे ये
ये ताना न मारे कि तुम्हारा बाप इस दुनिया में नहीं तो मैं तुम्हारी अच्छी तरबियत नहीं कर सकी। वह कहते कहते चुप हुई तो इमामा जो कि इनकी गोद में सर रखे ये सब सुन रही थी, उनके चुप होने पर सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। मैं हमेशा उठते बैठते यही दुआ करती थी कि अल्लाह पाक मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे, पर बेख्तियार उनके मुंह से सिसकी निकली, अम्मी। इमामा तड़प कर सीधी हुई। वह इमामा का माथा चूमती उसे अपने सीने से लगा कर रो पड़ी। अम्मी प्लीज़ रोए नहीं, नसीब लिखने वाला अल्लाह है और मुझे यकीन है उसने मेरे लिए बहुत अच्छा लिखा होगा। ये फ़कत एक आजमाइश है। मैं अल्लाह की रज़ा मान कर आगे बढ़ चुकी हूँ, आप भी अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाए। वो इनके दोनों हाथ थाम कर मजबूत लहजे में बोली, बेटा मैं अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ, इसने जो किया बहुत अच्छा किया। अब तुम भी शाफे को अब माफ़ कर दो क्योंकि इसका कोई कसूर। अभी वो बोल ही रही थी कि इमामा ने उन्हें टोक दिया। प्लीज़ अम्मी बस, मैं एक और लफ्ज़ भी अपने शौहर के कातिल की हिमायत में नहीं सुनना चाहती, इसलिए दोबारा उसका नाम भी मैं नहीं सुनना चाहती। वो कतियत से बोलती कमरे से बाहर निकल गई। पीछे उसकी अम्मी चेहरे पर दुपट्टा रखती बेबसी से रो पड़ी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो मल्हान को नक्शक सा तैयार आईने के सामने खड़े पाया। सफ़ेद रंग के खूबसूरत पठानी फ्रॉक में मलबूस बालों को खुला छोड़े, खूबसूरत मोतियों से सजी माथा पट्टी जिसने उसके हुस्न को मज़ीद निखार दिया था। योशा यूसुफ जई कई लम्हे उसे अपनी जगह से हिल न पाया। अपने आप को किसी की गहरी नज़रों के अर्तकाज में पाते इसने पीछे पलट कर देखा तो दरवाजे के बीचों बीच साकित खड़ी योशा को देख इससे टूट कर हया आई। योशा ट्रांस की कैफियत में भारी कदमों से इसकी तरफ बढ़ा और इसके चेहरे पर अपनी हथेली फेरी। मल्हान उसके लम्स पर कसमसाई। मैंने आज तक हज़ारों लड़कियों को ऐसे लिबास में देखा, पर आज तक कोई इतनी हसीन नहीं लगी जितनी आप लग रही हैं। वो इसके चेहरे को अपने दोनों हाथों की हथेलियों में भरता मोहब्बत से गोया हुआ। मल्हान अपनी तारीफ पर छनप गई और लम्हे से पहले ही नज़रें झुका ली। अब आपका यूँ मुझसे नज़रें चुराना जुल्म है। मैं आपकी आंखों में आंखें डालकर ता देर आपको देखना चाहता हूँ। बहुत इंतज़ार किया है मैंने इन वसल की घड़ियों को। अब आप यूँ मुझे पर सितम ना करे खुदारा। वो आंखों में दुनिया जहाँ के रंग लिए उसको देखता दिलकशी से गोया हुआ। मल्हान ने नज़र उठाकर उसे देखा, पर ज़्यादा देर जज्बों से चोर आँच देती आंखों में देख ना पाई। योशा उसकी उठती गिरती पलकों के रक्स पर जी जान से फिदा होता इन पर मोहब्बत की महर सबत कर गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मल्हान इससे घबराते हुए दूर हुई। भाई आपको और भाभी को नीचे खाने पर बुला रहे हैं। योशा उसकी बात पर सरस बात में हिलाता मल्हान की तरफ बढ़ा और बेड पर पड़ा इसका दुपट्टा इस पर उड़ाता इसका हाथ थाम कर नीचे की जानिब बढ़ा। कमरे की फिजा सिगरेट की धुएं से भरी बोझल महसूस हो रही थी। अंधेरे में डूबा कमरा अपने मालिक की दिल की तर्जुमानी कर रहा था। रॉकिंग चेयर पर झूलता वजूद बना हरकत की एक ही जगह साकित बना लिखा है, बिना होना था, बना लिखा है। ओहो, बिना हरकत के एक ही जगह साकित था। बस वक्फा वक्फे से सिगरेट वाला हाथ मुंह तक जाता और फिर चेयर पर गिर सा जाता। बेटियां तो अज़ल से ही पराई होती हैं, इन्हें जितना भी संभाल कर रखो एक ना एक दिन पिया देश सुधारी जाती हैं। बस हमें उनके अच्छे नसीब की दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह पाक इन्हें आंखों वाला हम सफ़र अता करे जो इसके जज्बात व एहसासात देखकर, उसकी खुशी, उसके गम, उसकी परेशानी देखकर, समझकर उसके साथ खड़ा होना चाहिए। जहन में गूंजते लफ्ज़ दिमाग पर हथौड़ों की मानिंद बरस रहे थे। क्योंकि तुम एक मिडिल क्लास लड़की हो, ऐसा घर, गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस, यही सब तो तुम लोगों का ऑल इन ख्वाब होता है और जिसके लिए तुम लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हो। अपने ही अल्फाज याद करते इसने सिगरेट का गहरा कश लिया। मैं बस आपसे इतना चाहती हूँ कि आप मेरे घर में मेरे साथ चलें और सबको हकीकत से रोशनास करवाएं। और आप ये हरगिज़ मत समझें कि इन सब के बाद मैं आपके साथ में आपके घर आ जाऊँगी। मुझे यहाँ आने का कोई शौक़ नहीं है। मैं किसी हॉस्टल में रहना शुरू कर दूँगी। घुटन हद से ज़्यादा सवार होने लगी तो इसने कमीज़ के ऊपर ही बटन खोले और गहरा सांस लिया। ये बात मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हैं कि हमारा निकाह 6 माह पहले हो चुका है। मैं नहीं जानती अब आप ये सब क्यों नहीं मान रहे। मुझे तो ये भी समझ नहीं आई कि आपने उस वक्त मुझसे निकाह भी क्यों किया था। खैर, मुझे लगा था आप एक गैरतमंद मर्द होंगे, पर इसके आंसू से भरी आंखें जहन के पर्दे पर जगमगाई तो इसने सामने पर पड़ी टेबल को लात मारी और सिगरेट लबों में दबाता कमरे की हर चीज़ तहस नहस करने लगा। ब्लैक शलवार कमीज़ पहने, बाजू कोहनियों तक मोड़े, माथे पर बिखरे बाल, सुर्ख आंखें, वो कोई पागल दीवाना मजनू लग रहा था। आगा जान, आपने मुझे बुलाया। वो मर्दान खाने में दाखिल हुआ था
और बोला, जहाँ आगा जान के साथ उसके बाबा जान भी मौजूद थे। हाँ आओ बरखुरदार, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आगा जान उसे अपने साथ बैठने का इशारा करते बोले। वो एक नज़र अपने बाबा जान पर डालता, जो कि तकिए से टेक लगाए सिगार पीते उसे ही देख रहे थे। जी कहे आगा जान, क्या बात है? बरखुरदार, तुम्हारे और हमारे बीच एक मादा हुआ था, हमने तुम्हारी रखी हुई शर्त पूरी कर दी, अब वक्त है कि तुम हमारी रखी हुई शर्त को पूरी करो। आगा जान की बात ने गोया एक लम्हे के लिए उसके हवास छीन लिए, पर आगा जान, इसने बोलना चाहा। आगा जान ने उसे हाथ उठाकर वहीं पर रोक दिया। परवर, हमें नहीं सुनना, हम पठान अपने कॉल के बहुत पक्के होते हैं। हमने तुम्हें ज़बान दी थी कि तुम पहली शादी अपनी मर्ज़ी से कर सकता है, और तुमने अभी हमें ज़बान दिया था कि दूसरी शादी तुम हमारी मर्ज़ी से करेगा। तो अब साबित करो कि तुम भी एक पठान हो, अपने कॉल के पक्के। आगा जान की बात पर इसने बेबसी से सर इस बात में हिलाया। ठीक है आगा जान, आप लोग जब कहेंगे मैं निकाह के लिए आ जाऊंगा। वो कहता हुआ उठा और बगैर उनकी तरफ देखे बाहर निकलता चला गया। आगा जान और बाबा जान ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा। वो अपने अड़ियल घोड़े को कैसे काबू में करना था ये वो बहुत अच्छे से जानते थे। वो जीने नीचे उतरती आई जहाँ घर की सारी ख्वातीन जमा थी। वो मेज़ पर काफ़ी सारे कपड़े पड़े थे। वो धीरे से कदम उठाती उनके करीब पहुंची तो सबके हंसते मुस्कुराते चेहरे फक हुए। अस्सलाम वालेकुम। वो आहिस्ता आवाज़ में सलाम करती मोरे के करीब सोफे पर जगह पर बैठ गई। सब इसकी तरफ खामोशी से देख रहे थे। इसे थोड़ी उलझन हुई। झिझकते हुए इसने अपना दुपट्टा सर पर सीधा किया और बारी बारी सबके चेहरों पर नजर डाली। एक लड़की पर नजर पड़ते ही वो इसे अपनी तरफ तंजिया मुस्कुराते देखकर हैरत ज़रदा हुई। ये किसके कपड़े हैं? इसने दूसरी सोफे पर बैठी जरशाले से पूछा। इसके सवाल पर जरशाले का चेहरा तारीक हुआ। ये मेरी शादी के कपड़े हैं। जरशाले के बोलने से पहले ही पलूशे बोल उठी। मोरे और बाकी बड़ी ख्वातीन चौंके। उर्दू ज़बान से नावाकिफ़ थी, इसीलिए वो सब दोबारा कपड़े देखने लगी। आपकी शादी कब है? मल्हान मुस्कुराते हुए बोली, मेरा आज शाम निकाह है और कल रुखसती। बलूशे उसकी सादगी और हुस्न देखते हसरत में मुब्तला हुई। ओह अच्छा, मुझे मालूम नहीं था, मुबारक हो आपको, अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे, सादगी से कहा। जरलाशे का चेहरा तारीख से तारीख होता जा रहा था। आमीन। और पूछोगी नहीं किससे शादी हो रही है? मेरी। तमस्कर अंदाज से मुस्कुराते हुए कांटदार नज़र इस पर डाली। किससे? मल्हान को इसका अंदाज अजीब लगा। जरशाले ने पलूशे को पिश्तों में मना किया कि वो मल्हान को इस बारे में अभी कुछ ना बताए, पर पलूशे ने उसकी बात अनसुनी कर दी। मेरी शादी गांव की अगले सरदार योशा यूसुफ जई से हो रही है। मल्हान अपनी जगह से लड़खड़ाई। उसे लगा उसने गलत सुना है। क्या? घुटी घुटी आवाज़ इसके हलक से बरामद हुई। हाँ, मैं योशा यूसुफ जई की बचपन की मंग हूँ। ये तो तुम आ गई बीच में, वरना योशा यूसुफ जई हमेशा से मेरा था। इसीलिए आज वो मुझसे निकाह कर रहा है, क्योंकि इसकी औलीन चाहत हमेशा से मैं ही हूँ। तुम तो महज दिल बहलाने का सबब हो कुछ दिन का। पलूशे की आवाज़ और इसके लफ्ज़ इसके दिमाग में हथौड़े की मानिंद बज रहे थे। वह अपने हवास खोती वहीं सोफे पर लुढ़क गई। उसे होश आया तो अपने आप को अपने कमरे में बेड पर लेटा पाया। मल्हान, योशा की आवाज़ पर इसने दूसरी सिमत निगाह मोड़ कर देखा। वो इसके साथ बेड पर नीम दराज इस पर झुका। इसकी आंखों में तड़प। मल्हान के जहन में पलूशे की कही बातें गूंजी। मेरी शादी गांव के अगले सरदार योशा यूसुफ जई से हो रही है। इसने आंखें तकलीफ से मीच ली। क्या हुआ मेरी जान, कहीं दर्द हो रहा है? वो इसकी तरफ झुकता परेशानी व फिक्रमंदी से बोला। आप दूसरी शादी कर रहे हैं? उसके लफ्ज़ टूट कर अदा हुए। वहाँ के हुनूस बंद थी। योशा यूसुफ जई को कमरे की छत अपने ऊपर गिरती हुई महसूस हुई। किसने कहा है आपसे? अपनी ही आवाज़ इसे किसी गहरे कुएं से आती हुई लगी। इससे फ़र्क नहीं पड़ता किसने बताया है, फ़र्क इससे पड़ता है कि आप हमारी शादी के महज 15 दिन बाद दूसरी शादी कर रहे हैं। वो जब से कहती इसके हाथ अपने ऊपर से हटाकर उठ बैठी। योशा बेबसी से उसकी तरफ देखा। हल्के गुलाबी रंग के पठानी लिबास में मलबूस बिखरे बाल जो कमर पर किसी आबशार की मानीन पड़े थे। सफ़ेद रंगत जब्त वो तकलीफ से सुर्ख पड़ रही थी। नम आंखों से कहती वो इसके पहलू में धड़कता दिल साकित कर चुकी थी। मल्हान, मेरी बात तो सुनो। योशा ने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ते अपने करीब किया। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी, बस मुझे ये बताएं ये सच है या झूठ? आप आज शाम पलूशे से निकाह कर रहे हैं या नहीं? अपने आप को इसके हिसार से निकालती दबा दबा से चिल्लाई। योशा इसके यूं खुद को झटकने पर लम्हा भर को साकित हुआ। मल्हान, मेरी बात
मुझे कोई बात नहीं सुननी, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे। आपे से वो बाहर होती चिल्लाई। योशा यूसुफजई ने बेबसी से उसकी तरफ देखा। इसने आज तक अपने आप को इतना बेबस नहीं पाया था। हाँ, ये सच है, पर अभी योशा की बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि मल्हान ने हाथ के इशारे से उसे मजीद बोलने से रोका। ये जानलेवा इंकशाफ सुनते ही इसे अपनी सांसें सीने में अटकती हुई महसूस हुई। वो लड़खड़ाई और पीछे ड्रेसिंग टेबल से लगी योशा बेड से उठता सरस से उसकी तरफ बढ़ा। मुझे हाथ मत लगाना योशा, तुम आज से मुझ पर सभी इख्तियार खो बैठे हो। वो उसके हाथ लगाने से पहले ही चिल्लाई। योशा का दिल बंद हुआ। मल्हान, प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। वो उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बेबसी से बोला, प्लीज़ मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। वो उसके पीछे की तरफ से धक्का देते हुए बोली और साइड टेबल पर पड़े फ़ोन को उठाया। क्या कर रही है आप? योशा का दिल किसी अनहोनी के एहसास से धड़का। मुझे अब यहाँ तुम्हारे साथ एक लम्हा भी नहीं रहना, मैं अपने भाई को बुला रही हूँ। वो नंबर डायल करती काटदार नज़रों से देखती हुई बोली, आप ये नहीं कर सकती। इसे आगे बढ़कर इसे मोबाइल छीन लिया। अगर तुम मुझे रोकने की कोशिश की तो जो मैंने तुमसे मोहब्बत की है उसकी कसम खा कर कहती हूँ मैं अपने आप को कुछ कर दूंगी। वो सुर्ख आंखों से उसकी आंखों में देखती धाड़ी। इसके लहजे की मजबूती देखते योशा ने अपने पूरे कद समेत लड़खड़ाया। मल्हान खानजादा हादिर को लेने आने का कहते कॉल बंद किया और अलमारी की तरफ बढ़ी। अपनी ज़रूरत की चीज़ें छोटे से बैग में डालती वो मुड़ी। योशा यूसुफजई अभी तक वहीं साकित खड़ा था। मल्हान बैग वहीं रखती इसकी तरफ बढ़ी। उम्मीद करती हूँ तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी खुशहाल गुजरे, क्योंकि इसमें मल्हान नामी कोई लड़की तुम दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होगी। आज से ना मेरा तुम पर कोई हक है, ना तुम्हारा मुझ पर। उसकी ज़बान से लफ्ज़ नहीं तीर निकल रहे थे जो सीधा योशा यूसुफजई के दिल में पिवस्त हो रहे थे। वो इसे वहीं अधमुमरा छोड़ती बैग उठाकर बाहर निकल गई। वो किचन से बाहर निकली तो लैंडलाइन की बजती घंटी ने इसे अपनी तरफ मतवजा किया, मगर वो खानजादा हादिर के डर से इग्नोर करती आगे बढ़ी। पर दोबारा घंटी बजी तो वो चारों नाचार उसकी सिमत बढ़ी कि कहीं खानजादा हादिर ही ना हो। इसे फ़ोन कान से लगाया। हेलो। दूसरी तरफ किसी की सिसकियों की आवाज़ सुनकर वानिया का दिल ज़ोर से धड़का। हेलो, कौन? दोबारा पूछा। वानिया। सिसकती हुई आवाज़ में इसका नाम पुकारा गया। अम्मी? वानिया ने आवाज़ पहचानते हुए हैरत से कहा। हाँ। आगे से जो कहा जा रहा था वानिया साकित खड़ी सुन रही थी। उनकी बात पूरी होते ही वो फ़ोन वहीं फेंकती भागती हुई दाखिली दरवाज़ा उबूर कर गई। इमामा ईशा पढ़कर बाहर निकली और इसका रुख लॉन की सिमत था। हल्की हल्की बूंदाबांदी और तेज़ हवा जारी थी और ये मौसम तो वैसे भी इमामा का पसंदीदा मौसम था। बाहर निकलते ही ठंडी ठंडी हवा इसके जिस्म के आर पार हो रही थी। वो झरझरी लेती अपना दुपट्टा खुद पर फैला गई। अव्वल तो नवंबर के दिन थे, ऊपर से ठंडी हवा ने मौसम को मज़ीद सर्द बना दिया था। वो वहीं दरवाजे के आगे बनी सीढ़ियों पर बैठ गई। उसे बैठते ही कुछ ही देर हुई थी कि उसे लॉन के आखिरी सिरे पर बारिश में भीगते किसी वजूद का गुमान हुआ। वो अपने ऊपर दुपट्टा अच्छे से ओढ़ती उस जानिब बढ़ी। बारिश अब कदरे तेज़ हो चुकी थी। थोड़े ही फासले तक वो आधे से ज़्यादा भीग चुकी थी। अंधेरे के बाद इसे समझ ही न आई कि वो वजूद किसका है। वो इसके करीब पहुंची ही थी कि तभी ज़ोर से बिजली कड़की और मुकाबिल का वजूद वाज़ेह हुआ। आयशा। वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ती हैरत अंगेज़ लहजे में बोली। आयशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी ठंडे बीमार हो जाओगी। वो उसको बाजू से पकड़ कर उठाती हुई फिक्रमंदी से बोली। इमामा, प्लीज़ आप जाएं यहाँ से, मुझे अकेला रहना है। वो अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश करती बेबसी से बोली। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ इतनी ठंड में अकेला नहीं छोड़ के जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हम जैसे लोगों पर ये मामूली ठंड असर नहीं करती। आप प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दें। आज शायद फिर वो माजी की अजियतनाक यादों के ज़ेर असर थी। इमामा को उसके लहजे में टूटे कांच की करचियाँ महसूस हुई। इमामा लम्हा भर चुप हुई। आप प्लीज़ जाएं, क्योंकि ये ठंड आपको बीमार कर देगी और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी कि मेरी वजह से इन्हें तकलीफ़ हो। वह इसे देखती मलतजी हुई। इन्हें? इमामा को हैरत हुई। आखिर इसके बीमार पड़ने पर किसे तकलीफ़ होगी? हाँ, इन्हें, यानी शाफ़े हैदर शाह। इनके बहुत एहसान है मुझ पर। मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से बीमार पड़े और इन्हें ज़रा भी तकलीफ़ हो। अब की बार इसने खुलकर वाज़े लफ्ज़ों में कहा। इमामा को इतनी नाजुक सूरत हाल में इसका जिक्र करना नागवार गुजरा, पर इसके अल्फाज एहसान पर वो चौंकी। कैसा एहसान? इनका कोई एक एहसान हो तो मैं बताऊं आपको। वो तो मेरे मोहसिन हैं। अगर आज मैं ज़िंदा सलामत सही सलामत आपके सामने खड़ी हूँ तो ये सिर्फ इनकी बदौलत है। उसके लहजे में ऐसा कुछ था कि इमामा इसे पूछे बगैर ना रह सकी। बारिश अब थम चुकी थी, पर हल्की हल्की
हवा अभी भी जारी थी। आप में इतनी हिम्मत है कि आप सच सुन पाएगी? सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए पूछा। इमामा का दिल जोर से धड़का। न जाने ऐसा कौन सा सच था। इमामा के धीरे से इस बात में सर हिलाने पर आयशा इसका हाथ पकड़ती शीट के नीचे रखी कुर्सियों की तरफ लाई और इसे बैठने का इशारा किया, और फिर वो एक एक बात तफसील से बताती चली गई, जिसे सुनती इमामा का वजूद गोया तहलील हो रहा था। बारिश दोबारा जोर पकड़ चुकी थी। कड़कती बिजली उसे आसमान से बजाय अपने दिल पर गिरती महसूस हो रही थी। यह बरसती रात कई लोगों पर भारी थी। कुछ दूर खानज़ादा हादिर के बाजू में रोती बिखरती हुई मल्हान इसका दिल हौला रही थी। वही वानिया की गैर मौजूदगी इसका ज़ब्त आजमा चुकी थी। ये उसकी सर्द ग्रे आंखों में वाजे नजर आ रहा था। वहीं स्टडी रूम की दीवार से टेक लगाकर योशा यूसुफजई किसी लूटे पुटे फकीर की तरह बैठा था। वहीं वानिया की चीखें अपने बाप की मैयत पर पूरे घर में गूंज रही थी, जिसे सुनते हर आंख अश्क बार थी। वहीं शाफे हैदर शाह आंखों में एक जहां का दरिया आबाद किए कुर्सी पर सर रखे अपने खाली हाथ की लकीरें देख रहा था। आज की रात सबकी जिंदगियां बदलने वाली थी। 1 साल बाद अक्टूबर शुरू होते ही लंदन की सड़कों पर दरख्तों के पत्ते गिरते ये बता रहे थे कि मौसम खज़ां की आमद थी। ठंडी ठंडी हवा ने मौसम में खनकी पैदा कर दी थी। आसमान बादलों की तह में छुपा माहौल को मज़ीद खूबसूरत बना रहा था। सियाह जीन्स पर सियाही शर्ट और ऊपर ऑलिव ग्रीन लॉन्ग कोट पहने, दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले, वो नाक किसी में चलता, कान में लगे ब्लूटूथ से किसी से राब्ते में था। हल्के भूरे बड़े बड़े बाल जो वॉल्फ कट स्टाइल में चेहरे के इतराफ में हवा से उड़ रहे थे। लंदन की सड़कों पर चलती लड़कियों ने मुड़कर इस यूनानी देवता को देखा, जो बिना किसी पर तवज्जो दिए किसी से महू गुफ्तगू था। तुम पाकिस्तान कब आओगे? उसके कान में आवाज़ गूंजी तो इसके चलते कदम वहीं लम्हे भर को रुके। जहन पर भूली भटकी किसी की तशबीह लहराई। ऐसे सवाल मत करो जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। अब इसके कदमों में तेज़ी आ चुकी थी। कब तक हालात से भागोगे? मुकाबिल की संजीदा आवाज़ इसके कानों से टकराई तो इसने गहरा सांस भरा। मैं हालात से भाग नहीं रहा, बस मैंने खुद को हालात के दहाने पर छोड़ दिया है। और अब मैं ये समझ चुका हूँ कि जो चीज़ हम चाहे ज़रूरी तो नहीं है वही हमारा मुकद्दर बने। कभी कभार अपनी पसंदीदा चीज़ से दस्तबरदार होना पड़ता है। इसके रग रग में खून की मानीन अजियत बहने लगी थी, जो गुज़श्ता 1 बरस से उसके दिल को निचोड़ कर मुर्दा कर चुकी थी। योशा को इसकी तकलीफ से अपने दिल में उतरती हुई महसूस हुई। पर शाफे हैदर शाह, ये तो बुज़दिली हुई ना। योशा यूसुफजई की तरफ से किया गया हमला की बार शदीद था। नहीं, ये बुज़दिली नहीं, बल्कि ये तो मेरे दिल की बहादुरी है कि जिसने अपनी पसंदीदा चीज़ को इसके कहने पर दस्तबरदारी का तोहफा दे दिया ताकि वो खुश रह सके। और तू जानता है, मैं आज यहाँ अपना सब कुछ छोड़कर इसलिए आया हूँ ताकि मेरी ज़ात इसके लिए तकलीफ़ का बास ना बने, क्योंकि मेरी मौजूदगी में शायद वो अपनी ज़िंदगी में आगे ना बढ़ पाती, जो शाफे हैदर शाह को हरगिज़ मंजूर नहीं। मैं इसके लिए दुनिया को तो छोड़ सकता हूँ, पर अपनी वजह से इसकी आँख में आंसू नहीं देख सकता। वो जज्बात की रोह में बहता वो सब कहता चला गया जिसे आज तक इसने अपनी ज़ात तक मख्फी रखा था। अम्मी, ये पानी पिए, मैं दवा लाती हूँ। वानिया जल्दी से इन्हें पानी पकड़वाती कोने में रखी छोटी सी मेज़ की तरफ बढ़ी। पूरा कमरा खांसी की गूंज से गूंज रहा था। जब से इब्राहिम साहब की वफ़ात हुई थी तब से वो बिस्तर से लग गई थी। वानिया ने दवाई वाला डब्बा उठाकर खोला तो खाली गोलियों से पत्ते उसे मुंह चिढ़ा रहे थे। इसने एक नज़र खांसती हुई माँ पर डाली और दूसरी खाली पत्तों पर। इसकी आंखें बेबसी के एहसास से नम हो गई। वो आंसू पीती गहरी सांस भरकर उनकी तरफ मतवजा हुई। अम्मी, दवाइयाँ ख़त्म हैं, लेकिन आप परेशान ना हो। आज ही अहमद की अम्मी कहकर गई हैं कि मैं ट्यूशन फ़ीस ले लूँ। मैं अभी जाकर इनसे पैसे लेकर आपकी दवाइयाँ लेकर आती हूँ। वो इनकी पीठ थपथपाती तसल्ली आमेज़ लहजे में बोली, बेटा, पर दवाइयों में बहुत खर्चा हो जाएगा। इस माँ का आटा भी ख़त्म है, वो लेना था हमने। वो खांसती हुई इसके चेहरे को बेबसी से तकती नम आँखों से बोली, आप परेशान ना हो अम्मी, बाकी बच्चों की ट्यूशन भी फ़ीस भी अभी आनी है, इससे आटा ले लेंगे, ठीक है। वो इनकी खांसी थमने तक इनके पास बैठी रही। फिर जब वो निढाल होती बिस्तर पर लेटी तो नींद का गलबा इतनी छाया कि वो फौरन ही आँख लग गई। वानिया उनके माथे पर बोसा देती उठी और घर का तकरीबन राशन ख़त्म हो चुका था। घर की हालत भी काफ़ी खस्ता हाल थी। दो कमरे, छोटा सा किचन और
थोड़ा सा सहन। इनके माली हालत काफ़ी ख़राब थी। गैस, बिजली, घर का किराया और घर का राशन, यह सब ट्यूशन के पैसों से पूरा नहीं होता था। वानिया माँ को अकेला छोड़कर ज़्यादा देर बाहर भी नहीं रह सकती थी, इसीलिए घर के अंदर ही ट्यूशन पढ़ा लेती थी बच्चों को। पहले पहल तो ये सब बहुत मुश्किल था। फिर इसने मोहल्ले की औरतों के कपड़े भी सिलाई करने शुरू कर दिए थे, जिससे कुछ ना कुछ गुजारा हो जाता था। वानिया घर का दरवाज़ा बंद करती बाहर निकली। उसका रुख अहमद के घर की तरफ था, जो कुछ ही फासले पर मौजूद था। वो इनसे फीस के पैसे लेती बाजार की तरफ रवाना हुई। दवाइयाँ लेने के बाद वो रोड पर खड़ी किसी रिक्शे की तलाश में थी, जब इसकी नज़र कुछ दूर बने होटल के दरवाजे से बाहर निकलते शख्स पर पड़ी। इसके कदम गोया ज़मीन ने जकड़ लिए। इसका दिल पसलियों में यूं जोर से धड़का के मानो जैसे बाहर निकल आएगा। फुल ब्लैक 3 पीस सूट में, बाल जेल से नफासत से सेट किए, आंखों पर सन ग्लासेस चढ़ाए, एक हाथ पैंट की पॉकेट में डाले, दूसरे हाथ से फ़ोन कान से लगाए किसी से महू गुफ्तगू था। वो किसी मगरूर शहजादी की तरह चलता गार्ड के दरवाज़ा खोलने पर गाड़ी में बैठा और इसकी गाड़ी आगे पीछे गार्ड्स की गाड़ियां भी हरकत में आती जन से आगे बढ़ी। वानिया वहीं साकित खड़ी इसकी गाड़ी से उठती धूल देखती रही। बिलाशाबा वो खानजादा हादिरी था, जिसे 1 साल बाद देखते वानिया का दिल अलग ही लय पर धड़क रहा था। आपको नॉवल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।